अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक, एक नया दिन आपको मुबारक। मैं हूं मोहम्मद शुएब और मेरे साथ हैं एक मुस्कुराती हुई किरण आफ्ताब। बहुत मुस्कुरा रही हैं, क्या बात है भाई? जनाब, मेरे मुस्कुराने की 1000 रीजंस हैं। वैसे पाकिस्तानियों के मुस्कुराने की भी बहुत सारी रीजंस हैं। आपको पता है खुशी का पैमाना होता है कि नहीं? शायद मेरे हिसाब से तो खुशी का कोई पैमाना नहीं, आपको भी ऐसा लगता होगा। लेकिन हाँ, कोई है जो हमारी खुशियों को नाप रहा है, तोल रहा है। मैं बात कर रही हूँ अक़वाम मुत्तहिदा की हैप्पीनेस इंडेक्स की। और आपको मालूम है, इससे ये पता चला कि पाकिस्तानियों ने इस खित्ते में खुशी के मामले में दूसरी कई कंट्रीज़ को पीछे छोड़ा। या खुशी की बात है तो मैं इसे ऐसे कह लेती हूँ कि भाई हमने खुशी के मामले में बड़ा आगे बढ़कर दिखाया। हमारा पड़ोसी उतना आगे नहीं है, वो लोग उतने खुश नहीं हैं, वो लोग उतने मुतमईन नहीं हैं पिछली साल की निस्बत जितने हम मुतमईन हैं, जितने हम खुश हैं। जब मैं इस खबर को पढ़ रही थी, मैं मुस्कुरा रही थी, मैं खुश हो रही थी और मुझे एक नई बात भी मालूम हुई, मुझे कुछ नया नया सीखने को मिला। जब हम खुशियाँ जांचते हैं या कोई कितना खुश है इसके ऊपर काम करते हैं तो हमें एक और पहलू है जो हमारे सामने आता है, वो ये कि बहुत ज़्यादा खुश होने का मतलब अक़वाम के ये भी नहीं कि वो तशद्दुद से और मसाइब से बचे हुए हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल न्यूज़ीलैंड है। जिस तरह से उनके साथ हुआ वो गम की बात थी, लेकिन जिस तरह वो एक साथ आन मिले, खड़े हो गए, ये खुशी की बात है, ये उनके लिए इत्मीनान की बात है। हम बहुत सारे मसाइल से आगे बढ़े हैं, बहुत सारे मसाइल से आगे बढ़कर आए हैं। इंसाफ पर हमारा यकीन शायद हो चला है, करप्शन से हमारी जान छूटेगी ऐसी उम्मीद हमको नज़र आई है। यही उम्मीदें हैं, कुछ ऐसे ही मामलात हैं जिन्होंने हमें पिछले साल के निस्बत बहुत खुश किया और 70s से निकाल के हमें 60s में ला खड़ा किया। जिस आप इंडिकेटर्स का जिक्र कर रही हैं, आदाद-ओ-शुमार के हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, सोशल सपोर्ट हो, करप्शन हो, ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आगे बढ़े। जैसा किरण आपने जिक्र किया साथ हमारे हमसाए मुल्क का यानी भारत का, हम 8 दर्जा अगर ऊपर गए तो 7 दर्जा नीचे गए और इस पर भी हम बात करेंगे खैर आगे चलकर। लेकिन किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी हमें क्या कुछ और करना है। एक और अहम मसला भी है, वो है पानी का मसला। आज हम कहां पर खड़े हैं? अगर सबको पानी मिलेगा, क्योंकि वाटर फॉर ऑल ये भी एक थीम है जिस पर आज हमने बात करनी है, लेकिन टॉप स्टोरीज के बाद। क्या असातिज़ा का मकाम और ताज़ीम ख़त्म होती जा रही है? मुल्क में असातिज़ा की बेतौकीरी के वाक़यात बढ़ने लगे। साइंसी तरक्की के साथ रूहानी वालिदैन का दर्जा ज़वाल का शिकार होता दिखाई दे रहा है। क्या जमहूरिया चेक की हीरोइन लाने वाली हीरोइन की मुश्किल ख़त्म होगी? कराची का सहाफ़ी स्मगलर हसीना की आवाज़ बन गया। टेरेज़ा की सज़ा ख़त्म कराने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। बिलावल के सियासी कद के साथ बाल भी बढ़ रहे हैं। धीमे अंदाज की जगह जोशीला अंदाज बयां इख्तियार कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अपने बोल ही नहीं, बालों का अंदाज भी बदल रहे हैं। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय आबदोज को कैसे भगाया? फौज पाकिस्तान के जुर्रत की कहानी देखिए नया दिन में नेवी ऑफिसर्स की जबानी। और पाकिस्तान के 85% शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। दुनिया में हर मिनट तकरीबन 2.5 गैलन पानी ज़ाया हो जाता है। तहकीक में इंकशाफ, अल्लाह की अजीम नेमत के तहफ़्फ़ुज़ का दिन आज मनाया जा रहा है। तो ये थी नया दिन की टॉप स्टोरी। सवाल ये है कि दीन, दुनिया, मुआशरा साजी और उस्ताद का किरदार, क्या हमें इससे वाकफियत नहीं है? क्या उस्ताद की जगह कोई और ले सकता है? और क्या उस्ताद को जो कुछ मिलना चाहिए हम उसे नहीं दे रहे? हमारे बच्चे ऐसा नहीं सीख रहे? हम इस अहम तरीन किरदार से, रूहानी वालिद, रूहानी माँ का किरदार अदा करने वालों से क्यों कर पीछे होते जा रहे हैं? हम उनके मकाम को क्यों नहीं समझ रहे? और शायद इसी की वजह से हम किसी और ही तरफ जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कई वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि इस पर बात करनी पड़ती है। सवाल उठता है कि क्या असातिज़ा का मकाम और उनकी ताज़ीम वो ख़त्म होती जा रही है? क्योंकि मुल्क में असातिज़ा की बेतौकीरी के ये वाकयात जो रिपोर्ट होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं साइंसी तरक्की है, लेकिन रूहानी वालिदैन का जो दर्जा है वो ज़वाल का शिकार होता दिखाई दे रहा है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप वो देखिए, फिर मज़ीद इसी पर बात भी करते हैं।
सुनते हैं हम कभी शागिर्द अदब करते थे, अब तो शागिर्दों का उस्ताद अदब करते हैं। उस्ताद जो तालिबे इल्म के लिए रूहानी वालिद का दर्जा रखता था, लेकिन तेजी से होती तरक्की के साथ शायद अब ये दर्जा जवाल का शिकार होता नजर आ रहा है, क्योंकि मुल्क में असातिज़ा से बदतमीजी और कत्ल के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। पहले 13 मार्च को लाहौर में तालिबे इल्म ने चाकू के वार करके खातून टीचर को कत्ल कर दिया, और अब बहावलपुर में गवर्नमेंट सादिक एजर्टन कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर को BA पार्ट 2 के तालिबे इल्म ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। सिर्फ ये 2 वाक़यात ही नहीं जो असातिज़ा के खोते मकाम की अक्कासी कर रहे हैं। इससे कबल कराची के निजी स्कूल में वालिदैन के टीचर को धक्के देने और तशद्दुद का वाक़या भी मंजर आम पर आ चुका है। तालिबे इल्मों के परवान चढ़ते मनफी रुझान की वजह क्या है? क्या असातिज़ा का मकाम और ताज़ीम खत्म होती जा रही है? असातिज़ा की बेतौकीरी के बढ़ते वाक़यात, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब, इसके साथ साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती ताहिर अब्बासी साहब, इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, आप हैं माहिर नफ्सियात। अदनान साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा। ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान के कई शहरों से रिपोर्ट होते हैं जहाँ पर देखा ही जाता है कि असातिज़ा की बेतौकीरी हो रही है, वो इज़्ज़त नहीं मिल रही जो मकाम उनको हमारा दीन देता है, जो मकाम एक तहजीब वाला माशरा देता है। ये आला मकाम के हामिल होते हैं उस्ताद। तो फिर तालिब इल्मों की जानिब से उनकी बेतौकीरी के ये बढ़ते वाक़यात, आपकी नज़र में इनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि घर का माहौल जो है वो बहुत असरअंदाज होता है किसी भी शख्स पे। अगर माँ बाप उसको बच्चे को ये कहें कि भाई ये जो तुम्हारे टीचर्स हैं ये तुम्हारे रूहानी वालिदैन हैं और इनका एहतराम ऐसे ही है जैसे हमारा एहतराम, तो और बार बार बच्चे को ये बात कही जाए तो उसका असर होता है। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो यकीनन वो बच्चा जो है स्कूल में जाकर असातिज़ा से बदतमीज़ी भी कर सकता है, रूड भी हो सकता है। तो इसमें एक मसला ये भी हुआ है कि जो तालीम है वो थोड़ी कमर्शियल हो गई है। हर चीज़ पैसे, और पैसा बहुत का अमल दखल बहुत बढ़ गया है। तो लोग सोचते हैं कि जब हम तो पैसे दे रहे हैं इतने ढेर सारे स्कूल को, तो क्या ज़रूरत है, ये तो एक सर्विस है जो हम पैसे देकर कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर असातिज़ा का जो किरदार है वो इतना कमर्शियल ना हो और ये एजुकेशन इतनी कमर्शियल ना होती तो शायद ये मामलात इतने ख़राब ना होते। लेकिन ये जो आपने मिसाल दी है भावलपुर की, ये मामला उस्ताद और तालिब इल्म का नहीं है बल्कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद का है, नफ़रत पर मबनी तशद्दुद का है। आप देखिए कि 4 सद्दे में पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा का जो शहर 4 सद्दा है, वहाँ पर भी एक प्रिंसिपल ने एक स्टूडेंट को कहा कि तुम इतने दिन गैर हाजिर क्यों रहे, थोड़ा उसको डांटा। तो उसने कहा मैं फैज़ाबाद धरने में गया हुआ था। तो उसको जब उन्होंने डांटा तो उन्होंने उसको गोली मार के कत्ल कर दिया और कहा कि ये तौहीन मज़हब कर रहा है मेरा प्रिंसिपल जो है। इसी तरह आपने देखा था कि मशाल का मर्दान यूनिवर्सिटी में कत्ल हुआ था। तो ये जो एक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बहुत फैल गई है, और ऐसी तंजीमें भी पैदा हो गई हैं जो ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करती हैं। जब तक इसका कोई इलाज नहीं किया जाएगा ये मामला जो है वो ठीक नहीं होगा। मोहम्मद इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। ये जो अदम इत्मीनान है लोगों का, तशद्दुद की जानिब माइल हो जाना है, और फिर उसके बाद में उनको कहीं ना कहीं से सोसाइटी में ही इनकरेज किया जा रहा है, ये भी हो रहा है। आपने अदनान आदिल साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, मामला भी देखा। दूसरी ये कि पेरेंट्स कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे नहीं रहे, बच्चों को रोक नहीं रहे, बच्चों के सामने असातिज़ा से लड़ जाते हैं, बदतमीजी कर जाते हैं। ये दोनों पहलुओं के ऊपर बात कीजिए ज़रा। जी, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा लूँ। मेरा नाम डॉक्टर इमरान खान जी, मैं पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी का चैप्टर चीफ हूँ खैबर पख्तूनख्वा का। सही। अच्छा, जो सवाल आपने किया है कि ये अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ रही है, इसमें सबसे पहले तो जिस तरह अदनान साहब ने भी इसका जिक्र किया कि तरबियत की कमी है। हम बच्चों को तरबियत नहीं दिला रहे हैं, अगरचे उनको तालीम दिला रहे हैं और अच्छे ग्रेड्स भी दिला रहे हैं, लेकिन उनकी तरबियत नहीं हो रही। तो इसकी वजह से दूसरे कुछ और ऐसी वजूहात हैं जो आम लोगों में हैं, मसलन बर्दाश्त की कमी। कुछ सोसाइटी में ऐसी बातें हैं, मसलन कानून की कमी, लाकानूनियत, वेपन्स का और हथियारों का मुहैया होना, आसानी से दस्तयाब होना। और फिर आखिर में मैं ये बात भी कहूँगा कि सज़ाओं की सज़ा है ही नहीं। हम देखते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी में हो गया, फिर स्कूल में हो गया, फिर चित्राल में हो गया, बहावलपुर में हो गया, लेकिन उसको फिर फॉलो नहीं किया जाता। हमने अभी तक ये नहीं सुना कि उसके आखिर अंजाम क्या हुआ, सज़ा हुई है कि नहीं। और कुछ ऐसी बीमारियाँ भी हैं कि जो बच्चों में या लोगों में होती हैं,
और उनका पता नहीं चलता। मसलन कुछ लोग मंशियात के आदी होते हैं या कुछ और जहनी बीमारियों के आदी का शिकार होते हैं, उनकी वजह से उनका बर्दाश्त कम हो जाता है और फिर उनको गुस्सा जल्दी आता है। उन्होंने ये मिसालें भी देखी होती हैं कि जी फ़ौरन आपे से बाहर हो जाना, कुछ भी कर लेना और उसका कोई भी अंजाम ना होना। सही। फिर आखिर में कुछ जिम्मेदारी कानून की भी है ना, कि जिस तरह भी न्यूजीलैंड में वाक़या हो गया तो उनकी वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौरन कानून में तरमीम कर दिया कि जी किसी के पास ऑटोमेटिक गन लॉस फ़ौरन तब्दील हुए। यहाँ पर रोज़ाना वाक़यात होते हैं, कोई तरमीम ही नहीं हो रही, कुछ नोटिस ही नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल होना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स हैं। एक वो जो ऐसा कोई भी वाक़या होता है जिसने ये ऐसी हरकत की होती है, वो कोई इंटरनेट से डाउनलोड तो नहीं हुआ होता, वो कहीं आसमान से टपका नहीं होता। एक परवरिश उसकी किसी घर में हुई होगी, उसने कोई तालीम हासिल की होगी, वो स्कूल का भी एक रवैया रहा होगा और साथी का भी कोई रवैया रहा होगा, निसाब का भी कोई रोल रहा होगा। बहुत से फैक्टर्स हैं, तो सबको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जी, इसमें होना ये चाहिए ना कि कोई ऐसी बॉडी बनी है स्कूल में या कॉलेज में, कोई ऐसी बॉडी बनी हो कि जहाँ पर ये जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनकी शिकायत को सुना जाए, इनको तवज्जो दी जाए, इनको सुना जाए, जो इनके जायज़ मुतालबात हों उन पे इनको इंकरेज किया जाए और उनका इलाज भी किया जाए। अगर आप एक तरफ को सिर्फ स्टूडेंट्स को सुनेंगे ही नहीं तो वो गुस्सा जो है उनमें रफ्ता रफ्ता बढ़ता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर आखिर में वो स्टेज पे आ जाता है कि वो कहते कि इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है कि जब तक हम वायलेंस ना करें। तो एक तो इनको सुनना चाहिए, इस तरह की शिकायत सेल होनी चाहिए। दूसरा, काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए हर इंस्टीट्यूशन में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में। इस तरह के मसाइल तो आते रहते हैं, ये आते रहते हैं, या असातिज़ा में से रिसर्च आपका पूरा है इसका। और जी, मैं तो अब देखें स्टूडेंट को क्या मसाइल हैं, हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि हम पहले गुफ्तगू कर लें कि असातिज़ा का मकाम, इसके ऊपर बात क्यों नहीं की जा रही, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मुफ्ती साहब आप फरमाइएगा, दीन इस्लाम में तो बहुत कुछ वाज़ेह इस सिलसिले में। आज इस बात की ज़रूरत एक तो हमें महसूस करनी पड़ी है कि असातिज़ा को क्या मकाम हासिल है, पहले तो आप ये बताइए। फिर इस किस्म के वाक़यात, इसको आप कैसे देखते हैं, ये पैगाम क्यों नहीं पहुँच रहा लोगों तक? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली बात, जो ये वाक़या या इस तरह के दीगर वाक़यात वक़ू पज़ीर होते हैं, इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं और इसकी जिस कदर मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन इस किस्म के वाक़यात के सद्दे बाब का करना और इस किस्म की वाक़यात की रोकथाम करना, ये उस मज़म्मत से ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। इसके रूट कॉजेज़ देखे जाएँ कि ऐसे वाक़यात क्यों वजूद में आते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि अभी तक की जो चंद लम्हात गुज़रे हैं, इस गुफ्तगू में काफ़ी हद तक बात आई है। कुछ पहलू इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ज़िक्र करूँगा। सबसे पहली बात जैसे आई कि अदम बर्दाश्त, हमारे इस माशरे से एक मंसूबे के तहत बर्दाश्त को ख़त्म किया जा रहा है। अब वो बर्दाश्त चाहे वो शागिर्द की उस्ताद के हवाले से हो, इवन उस्ताद की शागिर्द के हवाले से हो, बेटे की बाप के हवाले से हो, बहू की सास के हवाले से हो, ये सारे वो वाक़यात हैं, वो मुहर्रिकात और हक़ाइक़ हैं जिनके पीछे बर्दाश्त की क़िल्लत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं वो इंतहाई तहम्मुल मिजाजी के ऊपर हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के अंदर आप तारीख़ जाँचिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो आप अलैहिस्सलाम के हाथ से कत्ल हुए हैं, बावजूद इसके कि बर्रो बहर की अल्लाह ने रिसालत और नबूवत दे रखी थी और रूए ज़मीन के ऊपर उनका कलमा क़यामत तक जारी रहेगा। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से ऐसा क्यों नहीं कोई वाक़या नज़र आता हमें? तो यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से हमें बर्दाश्त का सबक दिया जा रहा है। और फिर मैं इस मौके के ऊपर बर्दाश्त के हवाले से एक वाक़या भी अर्ज़ करूँ। जी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अंदर एक आदमी आया जो कि काफिर था और उसने बेजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिरेबान को पकड़ा और जो चादर थी या गिरेबान था उसको झंझोड़ा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, भाई क्या वजह है? तो सहाबा कराम वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा का मिजाज था फौरी अल्लाह के नबी पर मक्खी बैठना भी गवारा नहीं करते थे। सही। तो आप इस्लाम ने उनको रोका और उससे पूछा, उसने कहा कि मेरा फ़लाँ कर्ज़ा है वापस करो। तो आप इस्लाम ने फरमाया कि देखो वो कर्ज़े की तारीख़ तो अभी बात की है। उसने कहा नहीं मुझे अभी वापस किए जाए।
आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया इसका कर्जा भी वापस करो और इसके कर्जे के अलावा इसके साथ एहसान का मामला भी करो। एग्जाम्पल तो जी हाँ, इस बात पर चंद लम्हों बाद वो शख्स मुसलमान हो गया। तो पूछा गया कि भाई तुमने अगर मुसलमान ही होना था तो ऐसा वाक़या तुमने क्यों किया? कहने लगा मैंने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा था कि आखिरी नबी जो आएगा उसकी अलामत ये होगी कि जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी तहम्मुल बढ़ता चला जाएगा, उसका हिल्म आगे चला जाएगा। ये नबूवत की अलामात में से। मैं इस मौके के ऊपर ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ बड़े अपनी औलाद को, अगली आने वाली जनरेशन को तहम्मुल सिखाएं। मैं ये समझता हूँ कि औलाद के साथ तहम्मुल वाला रवैया अगर हम अपनाएंगे, ऐसी सूरत में वो घर से तहम्मुल सीखकर माशरे में तहम्मुल का पैगाम देगा। मुफ्ती साहब, एक पॉइंट है यहाँ पर, इतना खूबसूरत वाक़या आपने हमें बताया, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि वालिदैन को भी इस बारे में पता नहीं था, उनको भी इसकी मालूमात न थी कि ये वस्फ है, ये तो हमें नबी से मिला है, ये तो हमारे मिजाज का हिस्सा होना चाहिए। जब माँ बाप को ही नहीं पता था, वो बच्चे को क्या सिखाते? मैं इस मौजू पर आ रहा हूँ। तो मैं अर्ज़ करूँ कि उमूमन हो ये रहा है कि कोई भी मनसब, कोई भी डेजिनेशन उस मौके की तरबियत से पहले मिल रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ शादी की बुनियादी शर्त वो बच्ची या बच्चे के उम्र हो जाना समझी जाती है। हमारे यहाँ टीचिंग फैकल्टी के अंदर, मैं अपना तारुफ भी साथ साथ अर्ज़ करता चलूँ, गुज़िश्ता कोई 13-14 साल से मैं जो है वो एक इंस्टीट्यूट के अंदर एज अ सीनियर लेक्चरर हूँ और बहैसियत एक मुफ्ती के एक इदारे के अंदर मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मेरा आना जाना रहता है। मैं ये समझता हूँ कि आजकल महज ग्रेजुएशन करने वाला या मास्टर्स करने वाला वो टीचिंग क्राइटेरिया के ऊपर आ जाता है, जबकि वो टीचिंग की जो बेसिक टैक्टिस हैं उनसे नावाकिफ़ नज़र आता है। महज ग्रेजुएशन कर लेना या मास्टर्स कर लेना ये टीचिंग क्राइटेरिया के लिए काफ़ी नहीं है। उसके अंदर जब तक उसको ऐसी तरबियत नहीं मिल जाए कि एक टीचर क्या होता है, एक उस्ताद क्या होता है। मैं अपनी आपको मिसाल दूं, मैं MBA फाइनेंस करने के लिए गया था, तो एक ज़माने में एक यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया। तो उस यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस योर पर्सनैलिटी जो पहला सेशन होता है हर जगह पर, तो उसके अंदर जब मैं रोस्टम के ऊपर गया तो मैं चूँकि मदारिस दीनिया से एक तरबियत लेकर आया था। वो तरबियत क्या होती है मैं ये भी बताऊं। हमारे यहाँ एक तालिब इल्म को ये तरबियत दी जाती है कि वो अपने जज्बात और अपने ज़ौक़ के तहत, उस्ताद जब आकर पैर उठाता है जूता निकालने के लिए, तो वो जूता तालिब इल्म अपने हाथों से ले लेता है। आज भी ये चीज़ आप देख सकते हैं। सही। तो अब क्या हुआ कि मैंने उनसे जब कहा रोस्टम पर आकर, मैंने कहा जी आप मेरे उस्ताद हैं और मेरा इस यूनिवर्सिटी के अंदर पहला दिन है। अगरचे वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी थी और उसमें एक मैनेजमेंटल साइंसेस की तालीमात दी जाती थी, लेकिन मैंने चूँकि वही सोच देखी थी, वही सीखी थी, उसी पे परवान चढ़ा था कि उस्ताद होता है। तो बड़े अफसोस के साथ मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने ये बात कही कि आप मेरे उस्ताद हैं और आपसे मेरा ऐसे ही आगे ताल्लुक़ रहेगा जैसा अपने इदारे के उन असातिज़ा से जिनसे मैंने कुरान हदीस हासिल किया था, तो मेरी जब बात मुकम्मल हुई और मैं रस्म से नीचे आया तो उन उस्ताद ने आकर एक ऐसी बात कही कि मुझे निहायत अफसोस है। मैं ना उस इदारे का तज़किरा करूँगा ना उस्ताद का नाम लूँगा, क्योंकि मैं उसको बाइसे अज़मत समझता हूँ। मैं 1 मिनट लूँगा। उन्होंने कहा कि बात ये कि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आप मेरे क्लाइंट हैं, मुझे उस्ताद शागिर्दी से सरोकार नहीं है। मोहतरम, मैं आपको ये बताऊं कि जब तक उस्ताद अपने आप को उस्ताद नहीं समझेगा तब तक बात आगे कैसे वो शागिर्द उसको अपना रूहानी बाप कैसे समझेगा? अदनान आदिल साहब, आप क्या कहेंगे सारी सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि मामला जाके वहीं ठहर रहा है। हम सिर्फ स्टूडेंट को या आज की नई सोच रखने वाले नौजवान को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मिला ही नहीं वो सब कुछ जानने के लिए। उसको पेरेंट्स से शायद कहीं कहीं वो तरबियत नहीं मिल सकी, वो माहौल नहीं मिल सका। देखिए, अब अगर माँ बाप जो हैं वो कोताही बरतते हैं तो उसका तो फिर कोई मदावा हो नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा वक्त जो है बच्चा तो माँ बाप के साथ गुजारता है और माँ बाप की जो काउंसलिंग है और बार बार उनको बच्चों को एक बात कहना है, उसका असर ज़रूर होता है। एक दफ़ा कहने से नहीं तो कई बार कहने का है। और फिर एक रोल बनता है हमारी मसाजिद का। जो लाखों मसाजिद हैं उनमें रोज़ाना लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं और जुमे के रोज़ ख़ास तौर से जुमे का खुतबा जो होता है, हमने बदकिस्मती से अपने मज़हब का जो तसव्वुर है उसमें से अखलाकियात को माइनस कर दिया है, मनफी कर दिया है। हमारा ज़्यादा जोर जो है
वो इबादत और वो बहुत अच्छी बात है, इबादत करनी चाहिए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, लेकिन जो अखलाकियात हैं कि किस तरह दूसरे इंसान का एहतराम किया जाए, उसकी बात को गौर से सुना जाए, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त किया जाए और किस तरह माशरे में तनव्वुर के साथ जिया जाए, इसका भी दर्स जो है अगर हमारे जुमे के खुतबों में दिया जाए। और ये जो तंजीमें हैं जो इंतहा पसंदी को और नफरत को फ़रोग दे रही हैं, इन पे रियासत को कुछ न कुछ पाबंदी अब ज़्यादा लगानी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये मामला बढ़ता चला जाएगा। कॉलेजेस में भी मैं समझता हूँ कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में भी एक बयानियों को फरोग देने की जरूरत है। कैसे अदनान साहब कैसे दिया जाए? आप दीनी पहलू का भी तस्करा कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर, यूनिवर्सिटीज के लेवल पर ऐसा कैसे हो, निसाब में कैसे तब्दीली हो, उस्ताद से मोहब्बत कैसे सिखाई जाए, किसी एक इशू को, किसी एक इंसिडेंट को भी बारिश का पहला कतरा समझ लिया जाए और सोच लिया जाए रियासत की तरफ से कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या रूनुमा ना हो, तो फिर निसाब के जरिए कैसे किया जाए? देखिए, बहुत सिंपल बात है कि स्कूलों में हुकूमत के जो सरकारी स्कूल हैं 60-70% बच्चे तो वहीं पे पढ़ते हैं। अगर हुकूमत जो है वो प्राइवेट स्कूलों को भी डायरेक्शन जारी कर सकती है, वो उसकी पाबंदी उनके लिए भी लाजमी होगी और सरकारी स्कूलों में भी एक निसाब तरतीब दिया जाए। और इस्लाम का वो जो पहलू है जो कि हमारे मुफ्ती साहब भी बता रहे हैं, बर्दाश्त का, तहम्मुल का, एक दूसरे की राय का एहतराम करना, एक दूसरे की इजहार राय की आज़ादी का एहतराम करना, बुनियादी हकूक़ का एहतराम करना, तशद्दुद ना करना और इस तरह के जो अखलाकी मामलात हैं। और फिर मेरा ख्याल है नफ्सियाती काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। कॉलेजेस में ऐसे साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट करना चाहिए जो देखें कि अगर इस बच्चे का रवैया जो है वो गैर मामूली, मसलन भावलपुर वाला जो बच्चा है 12वीं जमात का तालिब इल्म था, वो खतीब हुसैन, वो चुप चुप रहता था और अलग थलग रहता था। तो अगर उसका ये रवैया जो है नोटिस कर लिया जाता और वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होता और वो कोई काउंसलिंग उसकी कर देता, तो हो सकता है उसमें जो तशद्दुद का रुझान पैदा हुआ वो ना होता। एक बार अगर कॉलेजेस में एक बार फिर हम इसी मामले पर आके रुके हैं कि अगर किसी का रवैया मुख्तलिफ है तो उसको नोटिस करना चाहिए, उसको सीरियस लेना चाहिए। आप फरमाइएगा इस सिलसिले में इमरान साहब। काउंसलिंग प्रॉपरली होते रहने चाहिए, इसके सेशंस होते रहने चाहिए तालीमी इदारों में खास तौर पर, और हम किसी को भी ऐसे अननोटिस ना जाने दें। या तो वो बिल्कुल किसी मुसीबत की तरफ चला जाएगा या वो सारे के सारे लोगों को कहीं ना कहीं मुब्तला कर देगा किसी मसले में। ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। ये इस तरह है कि ये जिम्मेदारी किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। शुरू होगी ये घर से कि पहले तो वालिदैन को पता होना चाहिए कि बच्चों की तरबियत होती कैसे है। बहुत देखा है हमने कि लोग वालिदैन तो बन जाते हैं लेकिन उनको ये इल्म ही नहीं होता कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, क्या क्या इनको सिखाना है। वो कभी सोचते हैं कि ये सारी ज़िम्मेदारी जो है ये स्कूल की है, और स्कूल में भी बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी कभार तो उनके अखलाकी पहलू पे तवज्जो मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस तरह अभी अदनान साहब ने भी फरमाया है और मुफ्ती साहब ने भी कहा है कि बच्चों की काउंसलिंग के लिए, उनको सुनने के लिए और पॉइंट आउट करने के लिए कि इनमें कोई जहनी बीमारी तो नहीं हो रही, इसके लिए फिर बच्चों के जो असातिज़ा हैं उनकी तालीम होनी चाहिए। उनके लिए हमने काफ़ी स्कूलों में, मैं और मेरे दूसरे कोलीग जाते रहते हैं, हम उनको बताते हैं कि किस तरह आपने किसी बच्चे को कब पॉइंट आउट करना है, कब आपको ये ख्याल आना चाहिए कि ये अब नॉर्मल नहीं रहा और इसका जो रवैया है ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल से हट के है। तो असातिज़ा की तालीम होनी चाहिए, वालिदैन की होनी चाहिए। इमरान साहब थोड़ा सा एलेबरेट कर सकेंगे किस तरह से बताया जाता है कि किसी स्टूडेंट का रवैया तब्दील हो रहा है, ये कैसे डिटरमिन होता है? कोई केस भी अगर आप शेयर कर पाएँ तो। जी हम देखें, हम अक्सर देखते रहते हैं कि कुछ बच्चे ज़्यादा गुस्सा करते हैं या बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन जब आप देखें कि वो बात बात पे नाराज़ होने लगे हैं, खामोश रहने लगे हैं, या उनका रवैया जो है नॉर्मल रूटीन से बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, काम नहीं कर रहे, रूड हो गए हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं, जो पहले उसमें नहीं था इस तरह, तो एक चेंज जो होती है जो विजिबल होती है, दिखाई देती है कि भाई ये बच्चा जो है ये इसमें कुछ तब्दीली आ रही है। दूसरा, फिर उनके वालिदैन से फ़ौरन रब्ता करना चाहिए कि जी आपके बच्चे में हमने ये देखा है, आप क्या कहते हैं इस मामले में। और तीसरा, फिर उनके लिए कोई इस तरह के सेशन, जिस तरह अदनान साहब ने कहा कि काउंसलिंग के वहीं स्कूल में होने चाहिए, नहीं तो फिर किसी डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करना चाहिए। तो ये चीज़ें जब तक आप वालिदैन को और असातिज़ा को नहीं सिखाएंगे,
बच्चों में ये बीमारियां बढ़ती रहेंगी और आखिर में उस वक्त पता चलती हैं जिस तरह अभी ये वाक़या हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे वाक़यात जो हैं जहनी बीमारी की वजह से होते हैं। अगेन मैं आपको ये भी कह दूं कि जिस माशरे में कानून ना हो, खौफ ना हो सज़ा का, उसमें फिर ये हरकत बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे फैसले होने चाहिए कि जो आगे जाके नज़ीर बने और मामलात में सुधार भी आ सके। आप तीनों हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। स्टूडेंट्स का रवैया, टीचर्स के साथ में, फिर उसके बाद इस किस्म के वाक़यात का पेश आ जाना, ये बदकिस्मती की बात है। लेकिन इस सिलसिले में पहला फ़र्ज़ वालिदैन का बनता है। उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। जिस इंस्टीट्यूट में भी ये पढ़ने जा रहे हैं, जिस क्लास में भी ये बैठे हैं, क्योंकि अगर कोई जा रहा है, तशद्दुद की जानिब माइल हो रहा है, अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहा है, उसका रवैया कह देता है कि वो ऐसा करने के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हो, किसी एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, तो ये देखने की ज़रूरत है, वो चाहे टीचर्स को देखना है, क्योंकि हम ज़्यादा वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में भी गुजारते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी देखना है और आसपास सबको देखना है, क्योंकि हम सब देखेंगे, समझेंगे तो फिर ही हम डिटरमिन कर पाएंगे कि असल मसला क्या है। सोशल मीडिया का भी रोल इसमें बहुत अहम रहता है, बहुत अहम है। और दूसरे ये कि जो सबसे जो एक बड़ा नुक्ता है वो ये कि आप अपने बच्चों को सिखाइए कि अगर उन्हें कोई मसला दरपेश है तो अंदर ही अंदर गुस्सा न रखें, सही मामला सही जगह पर उठाएं। शिकायत करना कोई फन नहीं है, शिकायत करनी आनी चाहिए, तभी आप एक मसले के हल की तरफ जा सकते हैं, वरना खुद भी उलझेंगे, दूसरों को भी उलझाएंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। किरण, जिस तरह आपने मुश्किल की बात की, थोड़ा सा एक और स्टोरी हमने यहाँ पे आपसे शेयर करनी है। जमहूरिया चेक की हीरोइन का हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। एक मिनट, एक हीरोइन थी, जमहूरिया चेक से आई थी। मैं तो हीरो की बात करूंगा। जब सामान चेक किया गया तो उस हीरोइन के सामान में से हीरोइन मिली थी, लेकिन याद आ गया ये वाकया। लेकिन अब एक शख्स है जो कि उसकी मुश्किल ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, और आज से नहीं कर रहा, पहले दिन से कर रहा है, जब से ये मामला उठा था, जब से वो गिरफ्तार हुई थी, केस चला था। क्यों उसने आवाज़ उठाई, मामला क्या था, वो स्मगलर हसीना की आवाज़ क्यों बना था, ये तमाम मामला पहले आपके सामने रखते हैं कि सोशल मीडिया का सहारा किस तरह से लिया गया। फिर मुलाकात कराएंगे उस शख्स से जिसने उसकी आवाज़ उठाई। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो, मुझे मेरी जवानी लुटा दो। 8 साल कैद बामुशक्कत, कौन लौटाएगा ये वक्त। जमहूरिया चेक की हसीना को सजा ने कराची के सहाफी की परेशानी बढ़ा दी। जनवरी 2018 टेरिजा नामी हीरोइन सूट केस में 9 किलो हीरोइन लेकर लाहौर पहुंची तो एयरपोर्ट कस्टम और FIA हुक्काम के निर्गे में फंस गई। टेरिजा के ट्रायल के साथ ही रोशनियों के शहर में सहाफी खावर हुसैन ने सोशल मीडिया पर टेरिजा की रिहाई का दिया रोशन कर दिया। खावर कभी स्मगलर हसीना को रिलीफ देने तो कभी हंगामी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा करते रहे। यही नहीं, इमरान खान, खादिम हुसैन और ताहिरुल कादरी से चेक हसीना के लिए धरना देने का मुतालबा भी सामने आया। ताहम गुज़िश्ता रोज सेशन कोर्ट ने कैद की सजा सुनाई तो लाहौर में टेरिजा के आंसू छलके और कराची में खावर हुसैन की पोस्ट गमज़दा हो गई। हसीना की तस्वीर के साथ लिखा, कमजोर दिल वाले न देखें। खावर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जैसे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुकदमा सिंध से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया, ऐसे ही मुलजिमा टेरिजा का केस पंजाब से कराची मुंतकिल किया जाए ताकि वो और दीगर अहले दिल अफराद चेक मॉडल को इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा कर सकें। तो अब हसीना जेल में है, परेशान है, रो रही है, घबरा रही है, कैसे उनके शब रोज़ गुजर रहे हैं, यही सब कुछ जानेंगे। अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। रियाज अहमद, टेरिजा परेशान है, सज़ा उनको दी गई है, क्या हो रहा है अब? जी बिल्कुल किरण, ऐसा है कि ये टेरिजा एलेस्कोवा जो चेक रिपब्लिक की शहरी है खातून, इसको 10 माह और तकरीबन 14 माह 10 दिन पहले जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से कस्टम हुकाम ने पकड़ा था और इसके सामान से यानी कि इसके बैग से 10 किलोग्राम के करीब जो है वो हीरोइन बरामद हुई थी। उसके बाद बाकायदा तौर पर इसकी तफ्तीश हुई, केस चला और उसके बाद ये जुडिशल रिमांड पर इसको कोर्ट लखपत जेल भिजवा दिया गया। वहाँ पर ये 10 माह तक हवालात में हवालाती रही और उसके बाद कल जो है वो अदालत ने बाकायदा तौर पर इसको सज़ा सुनाई, जिसकी 8 साल और 8 माह सज़ा सुनाई गई। टेरिजा एलेस्कोवा खासी कल पुरुम्मीद दिखाई दे रही थी और जो वहाँ पर वकला थे, जो आम शहरी थे, जो मीडिया के लोग थे, उनसे बात ये उर्दू में कर रही थी और ये कह रही थी इंशाल्लाह उसकी ज़मानत हो जाएगी। जब इस तरह के वो बड़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन जो ही उसने जब उसको सज़ा सुनाई गई तो उसने रोना शुरू कर दिया और उसके बाद उसे कोर्ट लखपत जेल
मुंतकिल कर दिया गया। कोट लखपत जेल में चूँकि ख़वातीन की अलग से बैरक होती है और मर्दों की अलग से जो कैदी होते हैं उनकी अलग से बैरक होती है, ख़वातीन की बैरक पर ख़वातीन वार्डन ही तैनात होती हैं। और यही वजह थी कि ट्रीज़ा एलेस्कोवा के साथ दीगर जो पाकिस्तानी ख़वातीन कैद हैं और दूसरी गैर मुल्की ख़वातीन भी वहाँ पर कुछ कैद हैं, और वहाँ पर ये जो पाकिस्तानी ख़वातीन से इनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। और वहाँ पर जो वार्डन्स थी, जो लेडी वार्डन, उनसे भी ये बातचीत करती रहती थी और उर्दू में उनसे ज़्यादा बात करती थी। कुछ उर्दू इसने सीखी और यही वजह थी कि कल जब मीडिया के लोग अदालत के बाहर मौजूद थे तो वहाँ पर इसने इंशाल्लाह और यही कहा इंशाल्लाह मेरी ज़मानत हो जाएगी, उर्दू में बात करती रही। इसके वकला भी खासे पुरुमीद थे और यही वजह थी कि वो यही कहती थी कि उसके वकला ने भी उन्हें यकीन दिलाया कि आज उसकी ज़मानत हो जाएगी। वकला जब भी उसे मिलते थे वो यही कहते थे कि ट्रीज़ा तुम्हारी ज़मानत हो जाएगी, चूँकि हमने तमाम वो शवाहिद दे दिए हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि तुम बेगुनाह हो। लेकिन कल उसकी जब ज़मानत मनसूख हुई और उसकी सज़ा सुनाई गई तो उसने रोना शुरू कर दिया। इस वक्त वो कोट लखपत जेल में कैद है और वहाँ पर दीगर जो ख़वातीन कैदी हैं उसी बैरक में उसे रखा गया है। वहाँ पर इसे 8 साल 8 माह की सज़ा जो है वो काटनी है। 1 साल चूँकि वो हवालात में रह चुकी हैं तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि शायद 1 साल इसकी सज़ा कम हो। लेकिन चूँकि बाकायदा तौर पर मुकम्मल ऑर्डर जो है वो अभी कोर्ट को जो जेल को हुकाम को मौसूल नहीं हुए, जो ही जेल हुकाम को मुकम्मल ऑर्डर मौसूल हुए जिसमें यह कहा गया कि अगर हवालात में ये 1 साल गुजार चुके हैं तो वो कैद में काटा जाए तो वो फिर कैद कम हो जाएगी। लेकिन बज़ाहिर जो है वो 8 साल और 8 माह जो कैद है वो इन्हें काटनी है और उसके बाद जो है वो इनको बरी किया जाएगा। लेकिन जो वकला थे इनसे जब इनकी चिटचैट होती थी, बातचीत होती थी तो वो बड़े मुस्कुरा कर उनसे बात करती थी और वकला भी बड़े पुरुमीद थे, बार बार जब उनसे मिलते थे और उन्हें यही यकीन दिलाते थे कि ट्रीज़ा तुम इस दफ़ा तुम्हारी ज़मानत होगी और तुम वापस अपने मुल्क में जाओगी। और यही वजह थी कि कल उनका जो डिप्टी हाई कमिश्नर था चेक रिपब्लिक का वो भी अदालत में मौजूद था और इसी उनकी मौजूदगी में ही इन्हें सज़ा सुनाई गई थी। जी ठीक है, रियाज हमें इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे तो ट्रीज़ा पुरुमीद है, उनके वकला पुरुमीद है, उम्मीद का ये सिलसिला रुका नहीं है। मैं हैरान हूँ, वकला उसे कहते रहे आपको रिहाई मिल जाएगी, सिर्फ वकला नहीं कहते रहे। वो सहाफ़ी ने खबर हुसैन में ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। खबर वेलकम टू नया दिन। खबर पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन इनके आंसू का दर्द ही आपको दिखा, वही आपके पूरे कौम रो रही है। असल में यूं के ना जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसकी जो पहली पिक्चर्स आई सोशल मीडिया पे वो कस्टम हुकाम के साथ बड़ी कॉन्फिडेंट वो खड़ी हुई हैं और तस्वीरें बना रही हैं जैसे वो मॉडलिंग करने के लिए वहाँ पर आई ना, तो वो चीज़ थी। फिर उसके बाद एक एहसास ये हुआ कि यार ये यूरोप की पली हुई बेचारी नाज़ों की पली हुई, यहाँ हमारी जेलों में पाकिस्तान की जहाँ मतलब पाकिस्तानी रहना नहीं पसंद करते, कैसे वो गुजारा करेगी। एक एहसास आया कि गर्मियाँ आने वाली हैं आगे, फिर गर्मियों में किस तरह से ठंडे मौसम की रहने वाली लड़की, तो मैंने उसको लोड शेडिंग के साए में पले बड़े सोशल मीडिया पे मैंने उसको लिखा कि जज साहब इस मासूम चेहरे को देखें, क्या आपको ये कहीं से मुजरिम लगता है या मुजरिम का चेहरा लगता है। इस तरह से वो जब वो सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया तो उसका फीडबैक बहुत ज़बरदस्त आने लगा। लोग मतलब और भी ऐसे लोग सामने आए खबर निकलने लगा जिनके दिलों में उसके लिए जो है वो हमदर्दी थी, जिनके दिलों में वो था वो भी आए। अच्छा, ये आप दिल का तस्करा कर रहे, बात आपकी कट रही है भाई, हमने ये सुना था दिल की ना मुरम्मत ना कोई गारंटी वारंटी ना, ये आपके यहाँ ऐसा तो नहीं हो गया? क्योंकि आपकी कैंपेन देख के लोगों को ये लगता है ये दिल हार चुके हैं बिल्कुल। मतलब ये कि हर शख्स के दिल में उसके लिए हमदर्दी मौजूद थी, लेकिन खावर के दिल में ज्यादा थी। उसको कोई कहना मतलब शुरुआत मैंने की, कहना मैंने शुरू किया, उसके बाद लोगों के उस पर कमेंट्स आने शुरू। मेरा नजरिया ये कि देखें जुर्म से नफरत करें, मुजरिम से नहीं करें। तो मैं मतलब हमें जुर्म से नफरत करनी चाहिए, मुजरिम से नहीं करनी चाहिए, ये लेकर हम उसको। लेकिन खबर आप एक सहाफ़ी हैं, आपकी एक आवाज़ है, आपकी जो राय है, जो तज्ज़िया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। मैं इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं आपके जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ। ऐसे में अगर एक मुजरिम की वकालत करेंगे, उसके बारे में ऐसी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करेंगे तो एक मैसेज तो अच्छा नहीं जाएगा। बहरहाल कैसे डिफेंड करेंगे? मैं देखिए शुरू में तो ये बिल्कुल एक अज़राए मजाक ही था और इस पूरे केस के अंदर मजाक का आंसर मौजूद था, क्योंकि जब उसको गिरफ्तार किया गया
तो 3 इदारे उसको उसकी तहवील के लिए जो है वो आपस में लड़ रहे थे। तल्ख जुमलों का जो है वो इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे गाली गलोच हुई कि क्या हुआ कि अयान अली नहीं है तो क्या हुआ, टेरेसा है। हाँ वो मतलब कस्टम कह रही है कि हमने पकड़ा है, हम इसकी तहकीकात करेंगे। ASF कह रही है कि हमें दिया जाए, जबकि एंटी नार्कोटिक्स जो है वो कह रही थी कि हमारी जुरिस्डिक्शन है। यही अगर मामला कराची का पुलिस का होता तो कहते हैं हमारी हुदूद नहीं, हमारी हुदूद नहीं। अगर कहीं चोरी डकैती हो जाए तो वो एक उसके ऊपर जो लड़ाई थी वहाँ से उसमें मजा का एक अंसर था। उसको फिर मैंने वहाँ से उठाया, मैंने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता उसका फीडबैक बहुत ज़्यादा आने लगा। यूँ एक लम्हा तो ऐसा आया कि मतलब मैं जिस दफ्तर में जा रहा हूँ वहाँ अफसर मुझे कह रहे हैं हाँ कैसी चल रही है तुम्हारी तहरीक। वो मतलब मेरा हाल पूछने से पहले MPAs MNAs मुझसे पूछते थे कहाँ पहुँची तुम्हारी तहरीक, मॉडल का क्या हुआ। तो वो मैं उससे ये मिलता था कि लोग इसको पढ़ रहे हैं। फिर मैंने नए, क्योंकि करंट इश्यूज़ पे मैं लिखता रहता हूँ वहाँ सोशल मीडिया पे जो भी चल रहे होते हैं मसले मसाइल, तो वहाँ पर फिर उसको मैंने जो हमारे हालात हाज़िरा मौजूदा जो सिस्टम है हमारा निज़ाम अदल है उसके साथ मैंने उसको वो किया कि जैसे कि राव अनवार का वाक़या हुआ, सही, तो उस पर मैंने लिखा कि उसके ऊपर 300 से ज़ायद जो है वो मावरा अदालत कत्ल के जो है वो मुकदमात होने के बावजूद उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और एक मासूम खातून जो है वो जो उसको पाबंद सलासल रखा हुआ है। और मिज़ाह तक आप कह रहे बात है, ये तो वाकई दिलचस्प हो गया। लेकिन ये फरमाइएगा कहीं आप तो किसी मरहले पे किसी लम्हे ये नहीं भूले कि उनका जुर्म क्या था, ये याद तो रहा ना? बिल्कुल जुर्म अब तक साबित नहीं हुआ था, तब तक हम उसके लिए मैंने मुसलसल जो है वो कोशिश की। लेकिन उसमें आपने मैसेज भी साथ देर से राव अनवार का जिक्र आप कर रहे हैं, ऐसे मुजरिमान का जिक्र कर रहे हैं जिनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है, लेकिन आपने उसके जरिए ये मैसेज दिया। अच्छा, अब जब अगर उनकी अब जमानत हो जाती है तो आप गुनगुनाएंगे तो नहीं कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी? मोहम्मद रफी को तो नहीं सुनने लग जाएंगे आप? मतलब मैं क्या सभी लोग ये चाहते हैं कि जो है वो उसको रिहाई मिलनी चाहिए। मतलब क्यों मिलनी चाहिए? वो मुजरिम है, वो हो चुका, प्रूफ हो चुका मुजरिम है। आप सेहत जुर्म से उसने इनकार किया है, उसने कहा है कि मुझे फंसाया गया है। वो सेहत जुर्म से इनकार करे, लेकिन अगर उसके पास हक है आला अदालत में जाने का, इससे वो अपील करने का, वो वहाँ पर जाएंगी, वो अपील करेंगी। मैंने तो ये भी मुतालबा किया था कि अगर जो है वो बिलावल भुट्टो का केस जो है वो रावलपिंडी मुंतकिल हो सकता है तो उनका केस कराची में क्यों नहीं मुंतकिल? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में तनकीद उस केस पे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई नहीं मिलता कि जो है वो एक सूबे का केस दूसरे सूबे में मुंतकिल किया जाए। तो मतलब अगर वो हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है। खबर आपके मामले में हम ये कह सकते हैं ना कि मिज़ाह में खबर बन गई। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। तो ये हमने आज गुफ्तगू की खबर के साथ में। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए थे। तो हीरोइन फंसी हुई है, परेशान है इनके मुताबिक और ये कहते हैं बहुत से लोग भी ये सोचते हैं कि वो फंसी हुई है, लेकिन अब जुर्म साबित हो चुका है तो अनभुगतो फिर जे कीता है ब्रेक नहीं ब्रेक लेने मेरी पंजाबी खत्म हो गई थी। हो रहे होते हैं, जुल्फें सवार रहे होते हैं, स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन चलिए सिर्फ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात कर लेते हैं। अंदाजे बयान तो बदला, लेकिन यूं लगा जैसे बालों का कुछ स्टाइल भी बदला। सियासी कद के साथ साथ ये बाल भी खूब बढ़ते चले जा रहे हैं। किरण, बाल बढ़ रहे हैं या बाल कम हो रहे हैं ये तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं जरा ना क्विकली आपके सामने एक तस्वीरें रख देती हूँ ना, प्यारी प्यारी सी। एक तरफ तो प्लीज प्ले कीजिएगा पिक्चर्स। ये है शादी की तस्वीर, बिलावल के मम्मी पापा, बेनज़ीर भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब। ये ओथ जब इन्होंने ली थी बतौर वजीर आजम तब की बात है। और इसके आगे देखिए, स्टाइल है, जबरदस्त स्टाइल है, चेहरा है। और ये चेक करें ये हम थोड़ा सा माजी में, ये बड़े अच्छे लम्हात की पिक्चर्स हैं। वापस आ जाएं आप लोग प्लीज। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे बिलावल की, तो उनके वालिदैन को थोड़ा सा हमने एक दिखाना चाहा आप लोगों को। तो भाई जैसे शुएब बता रहे थे ना, सियासी मैदान में सरगर्म होने के बाद बिलावल के रंग ढंग बदल गए हैं। कॉपी कर रहे हैं मुझे लगता है। मम्मी पापा को आपने बड़ी उनकी प्यारी तस्वीरें ढूंढ के निकाल दी। अब जरा दिखाते हैं आपको बिलावल भुट्टो का जो स्टाइल है कैसे बदल रहा है। जो उनका धीमा सा अंदाज था वो तो बदला, जोशीला सा अंदाजे बयां हुआ, और आजकल कुछ ज्यादा ही जोशीला तनकीद बहुत करते चले आ रहे हैं, असद उमर पर भी, तहरीक इंसाफ पर भी, लेकिन साथ साथ बालों पर हाथ भी मारते रहते हैं। ये नया हेयर
हेयर स्टाइल है उनका, ये देखिए बदले से बिलावल नजर आते हैं, घूमते हैं और खूबसूरती से उन्होंने हाथ भी अपने बालों पर फेरा है। तो स्टाइल क्यों बदला, क्या ये स्टाइल सूट कर भी रहा है या नहीं, इस पर करेंगे बात। लेकिन किस तरह से आजकल उनका स्टाइल होता है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं और उस पर बात भी हम करेंगे, क्योंकि मेहमान उनके बारे में पहले ने मुझे कुछ पॉइंटर्स बताया। बिल्कुल, जिनको बुलाया मैंने जिनको बुलाया उनका नाम तो मैं लूंगा बाद में, लेकिन पहले बताऊंगे वो हैं कौन। स्पेन से इन्होंने 1992 में कोर्स किया था। बड़े आवर्स का कोर्स है जी, 6000 आवर्स। ओह माय गॉड, तो छोड़ देना, बस नाम ही अनाउंस कर दे। तो एजाज रोमेरो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम नादिन, बहुत जबरदस्त आपका काम हमने देखा है, लेकिन सबसे पहले कमेंट तो ये कर दें कि जो हमने स्टाइल दिखाया अभी बिलावल भुट्टो का, सूट कर रहे हैं उनको? बिल्कुल, देखें कोई भी स्टाइल क्रिएट करने के लिए उसको थोड़े कुछ ऐसे के लिए बालों को छोड़ना पड़ता है। कोई अगर बिलावल के जहन में ऐसा है कि मैं कुछ लंबे लॉन्ग हेयर्स रखूंगा तो उनको कुछ ऐसे के लिए छोड़ना पड़ता है, और कुछ ऐसी स्टेजेस आती हैं जिसमें आपको हेयर स्टाइल को बर्दाश्त बाल लंबे करने की तरफ जा रहे हैं। जी, हेयर लॉन्ग की तरफ, थोड़ा कर्ली भी हो रहा है पीछे से। नहीं, कर्ली हेयर सूट कर रहे हैं उनके ऊपर, बट ये कि उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है बैक पे। ओके, ठीक है, टॉप पे उनका वॉल्यूम इतना कम है बालों का। ये बाल बढ़ नहीं रहे, कहीं से कम भी हो रहे हैं। नहीं, देखें वो तो जेनेटिकली है, वो तो बाल कम होने हैं, ठीक है ना, इन फ्यूचर। बट ये कि उनको चाहिए कि अभी बिलावल को कि अपने बालों को पीछे से वॉल्यूम कम करें, भले लेंथ लंबी रखें। उसके लिए उनको स्लाइसिंग करने की ज़रूरत है, उसमें नॉचिंग करने की ज़रूरत है बालों की। उसके बाद जाके उनके स्टाइल जो है स्टेबल होगा, और टेक्स टाइम। मतलब उसमें अगर इन्होंने आई थिंक ये जो लेंथ छोड़ी तक पिछले 5 से 6 महीने की लेंथ है, 5 से 6 महीने बिलावल स्टाइलिस्ट के पास नहीं गए, ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा है कि वो रेगुलर जाते होंगे। देखें, कुछ स्टाइल देने के लिए हमें कुछ लेंथ को छोड़ना पड़ता है। कभी भी कोई चीज़ को स्टाइल को क्रिएट करने के लिए अगर आप मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि मुझे स्टाइल चेंज करना है, तो मुझे इतने कम से कम एटलीस्ट मेरे पास इतने बाल तो हो, मार्जिन तो कि मैं उसको कट करके स्टाइल में, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे के लिए बालों को छोड़ना पड़ता है। अच्छा, ये आप जैसा मुझे समझा रहे हैं ना, बता रहे हैं, मैं जो मेरे पल्ले पड़ा है। जी बिल्कुल। मुझे ये लगता था कि शायद बिलावल के ना बाल सामने के थोड़े से कम हो रहे हैं, तो शायद इसीलिए पीछे से सर भरा भरा सा लग रहा है और आगे थोड़ा फ्लैट होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगा था। और अभी जो हमने जरदारी साहब की पिक्चर प्ले की थी ना, तो उसमें वो भी अपने सामने के बाल पीछे कर रहे हैं और अब उनका फोरहेड भी चौड़ा होता जा रहा है। ये वहीं से जेनेटिक आपको फैमिली में उनके जा रहे हैं ना, इनहेरिटेड है। अब अगर बाल फादर के एज में कम हुए तो बिलावल के भी लाजमी कम होंगे, और इनको तो दोनों तरफ से है, मतलब मैटरनल और पैटर्नल दोनों तरफ से है। नाना भी इनके बाल कम थे और इनके वाले साहब के भी बाल कम है, तो वो लाजमी से जाना है। मगर ये कि अभी से अगर क्योर करेंगे बिलावल तो थोड़ा सा क्या करें, वैसे क्या एहतियात कर सकते हैं? काफी सारी ट्रीटमेंट्स हैं इसकी, बालों की, अगर चाहें तो लें। ट्रीटमेंट्स क्यों लें, वैसे क्यों ना ख्याल रख लें? ऑयलिंग समथिंग लाइक दैट। ऑयल इज आल्सो ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट ही है। ऑयल इज आल्सो ट्रीटमेंट। मैं आपको ट्रांसप्लांट तेल रेकमेंड करें, चले आप उन्हें। देखिए, वो जितना अपनी पर्सनालिटी को समझते हैं, तो आई थिंक उनसे ज़्यादा हम लोग नहीं समझते होंगे। और ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो उनको चाहिए कि इससे ही थोड़ा सा अपना आई थिंक मैं जो समझ रहा हूँ कि वो अपनी पर्सनालिटी क्रिएट करने की तरफ जा रहे हैं, क्रिएट करने जा रहे हैं। मुझे मैं समझ रहा हूँ अभी ये बीच की स्टेज है। ओके, ठीक है, अभी बाल जो है इनके प्रॉपर शेप में आए नहीं है। क्या इन्हें करने चाहिए इतने बड़े बाल? बिल्कुल करने चाहिए, वो सूट करते हैं क्योंकि बॉडी वेट बढ़ा हुआ है। ओके, तो उसके साथ लेकिन यहाँ से बाल जो चिपके हुए वो सूट कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि हमें जो इनके बाल चिपके हुए नजर आ रहे हैं वो लेस वॉल्यूम की वजह से। मेल पैटर्न बॉल्डनेस तो होता ही है, वो तो लेस हेयर तो रहेंगे उनके, तो अब वो क्या होता है जब आप लेंथ ग्रो करते हैं तो इक्वल लेंथ पे लाने के लिए उन्होंने बालों को आगे से जेल किया हुआ है या सम काइंड ऑफ ऑयल कुछ। ओके, तो कितने बड़े करने चाहिए उनको? शोल्डर लेंथ? नहीं, शोल्डर लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, नहीं जाएगा। जिस तरह से अभी अगर जाहिर बिलावल है, जॉन एलिया ने इन फ्यूचर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये हैज टू बी, मतलब उनको एक ऐसा स्टाइल रखना है जो परमानेंट हो। ऐसा परमानेंट स्टाइल आप देखें, अगर पूरी दुनिया में लोगों को उठा के देखें तो किसी भी शोबे में होते हैं तो लोग एक जैसे ही नजर आते हैं। सही, जैसे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का था, उनका एक हेयर डू था, उनका एक हेयर कट था जो फिर बॉलीवुड में भी फॉलो हुआ। बिल्कुल, काफी लोगों ने स्टाइल को फॉलो जब बॉलीवुड मूवी नायक आई तो लोगों ने कहा अनिल कपूर ने पीछे से बाल बिल्कुल वैसे ही उसी शेप के रखवाए हैं। खैर, इसका मुझे नहीं पता। अच्छा, हमने कुछ पॉलिटिशियंस देखे हैं, वो पोनी स्टाइल में भी, रज़ा रब्बानी को भी हमने देखा है, तो क्या इनको ये पोनी अगर करेंगे सूट करेगी? करनी चाहिए। बिलावल की पर्सनालिटी पे जा सकती है, बट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, हाँ। नहीं, और छोटे बाल बिल्कुल नहीं? शॉर्ट हेयर्स इनके बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? मैं भी ये तो पूछ रहा हूँ, छोटे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब आगे से बाल उठे हुए हों, पफ थोड़ा सा, क्योंकि फेस कट इनका जिस स्टाइल से, तो इनको छोटे। फिर तो ये स्टाइल अच्छा नहीं है जो ये अभी कैरी कर रहे हैं, isn't it? नहीं, ये पहले भी जिक्र किया कि ये स्टाइल वो है जिसको
बनाया जा रहा है इस तरह से, ग्रेजुअली इसको 5-6 महीने के लिए छोड़ा जाएगा, उसके बाद ये ट्रिम ऑफ होंगे। ये खबर आपने हमको दी है, ये स्टाइल पर जाने का अमल है, जाने का अमल है। ये अभी इन द मिडल ऑफ समवेयर है कि उन्होंने एक्चुअली कौन से उनका स्टाइल सूट करेगा। थैंक यू सो मच वेरी मच एजाज रोमेरो, आप साथ मौजूद थे और इन्होंने दोनों स्टाइल से डिफेंड किए हैं। पहले जो शॉट थे वो भी सूट करते थे, पर अभी इन द मिडल ऑफ समथिंग है, वो आगे जाएंगे, बाल बढ़ते चले जाएंगे, फिर क्या स्टाइल होगा ये देखेंगे। लेकिन सजेशन है कि इनको चाहिए कि पीछे से वॉल्यूम को कम करें अपने बालों का, क्योंकि सारे बाल एक जगह आके जमा हो जाते हैं, तो वॉल्यूम कम करें। मैं और शुएब ने अपने बालों के ऊपर इनसे जरा बात करें, लेकिन ब्रेक में बात करते हैं। आप जरा हमारी मसला है ना हम दोनों का, वेलकम बैक। आज है वर्ल्ड वाटर डे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के 85% शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हैं, जबकि गैर मुल्की तहकीक में यह इंकशाफ हुआ है कि दुनिया में हर मिनट तकरीबन 2.5 गैलन पानी ज़ाया हो जाता है। ये बुनियादी ज़रूरत है इंसान की ज़िंदगी की और अल्लाह की नेमत भी है। आज इसी के तहफ़्फ़ुज़ का दिन तो मनाया जा रहा है, तो क्यों ना हम इसी सिलसिले में बात करें कि पानी को किस तरह से इस्तेमाल करें, ज़ाया होने से बचाएं, इसकी अहमियत कितनी है और हर गुजरता दिन आपको किस मुश्किल से दो चार कर रहा है अगर आप पानी ज़ाया कर रहे हैं। पानी अल्लाह की अजीम नेमत, पानी बचाओ जिंदगी बचाओ। आज दुनिया भर में इसी नेमत के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। पानी जो कुर्रा अर्ज़ पर जिंदगी की बका और तरक्की का सबसे अहम अंसर है, वो आगाही ना होने के बाइस ज़ाया हो रहा है। जहां पाकिस्तान में 85% शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हैं, वहीं गैर मुल्की तहकीक से पता चला है कि जदीद लाइफ स्टाइल के तहत बाल्टी के बजाय शावर से नहाने वाले यौमिया कई लीटर पानी ज़ाया कर देते हैं। रिसर्च से पता चला है कि हर मिनट में तकरीबन 2.5 गैलन पानी ज़ाया हो जाता है। यही नहीं, गाड़ियों की सर्विस के नाम पर भी यौमिया अनगिनत गैलन पानी नालियों में बहा दिया जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पानी जखीरा करने के लिए बेहतर वसाइल ना होने के बाइस भी मुल्क का बड़ा रकबा आए रोज पानी की किल्लत का शिकार रहता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जुलाई 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जहां पानी का बहरान तेजी से बढ़ रहा है। इस संगीन सूरत हाल के हल में जहां हुकूमत को फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है, वहीं समाजी इदारों और शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी, क्योंकि जब तक शहरी खुद आगे नहीं आएंगे मसाइल हल नहीं हो सकते। पानी सबको मिले, ये कोशिश हम जारी रखेंगे और पानी का ये तहफ़्फ़ुज़ इसका आलमी दिन, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर आबी वसाइल अरशद अब्बासी साहब, इसके साथ साथ हमारे रिपोर्टर हैं अशरफ खान, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा, मुल्क में पानी की सप्लाई का निज़ाम इस वक्त कैसा है और जिस तरह वक्त बदलता जा रहा है, 70 साल गुजर गए, क्या क्या तब्दीली लाई गई इसमें? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया और उस दिन जिस दिन की पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि 2030 तक, यानी हमारे पास अभी सिर्फ 11 साल हैं, कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का थीम है कि साफ पानी दुनिया के हर शहरी को मिलना चाहिए और कम से कम 50 लीटर, जो यूनाइटेड नेशन ने एक हद मुकर्रर की है कि 50 लीटर पर डे दुनिया के हर शहरी का हक है कि उसको पानी उसके डोर स्टेप पे उसको मिले। लेकिन पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि आप देखते होंगे कि बलूचिस्तान में देखें पानी की क्या सिचुएशन है कि वहाँ पानी बिल्कुल नहीं मिलता। इसी तरह KPK में कुछ ऐसे एरियाज हैं, पंजाब में हैं, बावलपुर, रहीम यार खान, यहाँ पे साफ़ पानी बल्कि कंटेमिनेटेड पानी। और अब आपने जैसे रिपोर्ट्स भी सुनी होंगी कि पानी में आर्सेनिक भी आ रहा है। इसके साथ साथ पानी की किल्लत, देखें कुछ सीज़न में तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है गर्मियों में तो उस वक्त पानी वाकई ही नहीं मिलता। असल इशू ये है कि सेफ, जिसे कहते हैं कि सेफ क्या पीने के काबिल है वो पानी जो मिल रहा है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि तकरीबन 80 से 85% जो पानी सप्लाई किया जा रहा है म्यूनसिपैलिटीज़ में वो सेफ नहीं है, वो आप उसको नहीं पी सकते। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंज है, जहाँ पे बात आ जाती है डोमेस्टिक पानी पीने के लिए। लेकिन साथ में आपने एक और बात भी की है कि पाकिस्तान आजकल, आपको बताऊँ कि एक ऐसा माहौल में भी जा रहा है कि जहाँ पे एक इंडिया के साथ हमारा थोड़ा तनाव भी है। इस तनाव में हमारे जो 3 दरिया मेजर हैं वो भी इंडिया से आते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह दरिया सिंध, दरिया चनाब, दरिया झेलम के पानी को कंसिस्टेंटली हमें मिलना चाहिए और इसके वाटरशेड जो कश्मीर में है
वहाँ से हमें पानी कैसे मिले। इसी तरह हमारा एक और इशू भी है, वो इशू है काबल का। काबल के ऊपर भी डैम बन रहे हैं और जब ये डैम वहाँ पे बन जाएंगे तो फिर पाकिस्तान पानी और कम हो जाएगा। पेरिन एरिया है पंजाब, KPK और सिंध, वो पानी कम भी होगा। बल्कि हम कहते हैं ना पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी ज़राअत कहाँ जाएगी जहाँ पे हमारे 60 से 70% लोग वहाँ पे अंगेज हैं। तो ये एक पानी पीने का नहीं बल्कि मल्टीपल चैलेंज है, ज़राअत को भी है, इकॉनमी को भी है, बेरोजगारी के लिए भी है। और जैसे आप लोगों के जहन में भी आता होगा, जैसे मैं इस्लामाबाद बैठों के साथ हमारी हुकूमत क्या कर रही है, तो सच्ची बात है अभी कोई मास्टर प्लान या ऐसे कहते हैं कि एक पॉलिसी या वो बिल्कुल नहीं आई। अगर कोई कहता कि पानी की पाकिस्तान में वाटर पॉलिसी है तो बिल्कुल गलत है। एक पॉलिसी आई थी, उसके ऊपर कोई इत्तफाक कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ था, फिर उस पर कोई एक्शन प्लान नहीं था। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा बिल्कुल कि यहाँ इस्लामाबाद में कैंपेन चली थी, एक चीफ जस्टिस ने बनाई थी वायरस की, एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसमें जो आप बिल्कुल बात वो कह रहे हैं कि पानी कंजर्व कैसे करना चाहिए, कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल अरशद साहब, इस पर बात हमने की थी, गुज़श्ता साल भी बात की थी कि हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के शहरी जिस तरह से पानी का ज़िया करते हैं किरण, के वहाँ पर जो गाड़ियाँ अगर धो रहे हैं, ड्राइवर्स धो रहे हैं, जो भी धो रहे हैं, पानी का ज़िया। ये कराची आके देखें क्योंकि जितना नीचे आएंगे पानी का मसला बढ़ता जाता है। बिल्कुल, और कराची में पानी का मसला कितना बड़ा है। अरशद अब्बासी साहब, आप भी गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं अपने रिपोर्टर से बात करने जा रही हूँ, अशरफ खान से बात कर रही हूँ। अशरफ खान, कराची के शहरी बरसों से पानी की किल्लत का शिकार है, बरसों से परेशान है। पानी यहाँ पर सप्लाई किया जाए, कुछ इस सिलसिले में हुआ नहीं हुआ? आबादी के लिहाज से हमारी ज़रूरत कितनी है और हमारे मसाइल कितने हैं, ज़रा ये बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम किरण, जैसे कि हम कराची शहर की बात करें तो कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, 2 करोड़ से आबादी बताई जाती है और यहाँ जो पानी का यौमिया तलब है, पूरे मुल्क की बात करें और सिर्फ कराची की, तो 1 अरब गैलन पानी की ज़रूरत है, जिसमें से 50% पानी फराम किया जाता है, यानी यौमिया 50 करोड़ गैलन पानी फराम किया जाता है। इसकी वजह से कराची शहर में 3 माफिया काम कर रही है पानी के पीछे, जिसमें एक वाटर टैंकर माफिया है, फिर फिल्टर वाटर माफिया है और इसके बाद जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है पानी के बहुत बड़ा कारोबार होता है। तो कराची के शहरी पानी ना मिलने की वजह से, क्योंकि ना अहली है वाटर बोर्ड की, क्योंकि आज तक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन दुरुस्त नहीं की गई है, आज तक किसी शहर में दोबारा से नई पानी की लाइन नहीं डली है। तो अगर हम बात करें तो कराची के शहरी इतने मजबूर हैं, और ये गौर से सुनिएगा किरण, के 50 पैसे से लेके 15 रुपए का एक गिलास पीने पे मजबूर हैं, जो कि साफ़ पानी। वो किस तरीके से कि जो शहर में जगह जगह जो फिल्टर वाटर प्लांट खुल गए, दुकानों में देखे होंगे आपको बिक रहे होते हैं, तो वो 2 रुपए से 4 रुपए फी लीटर बेच रहे होते हैं, क्योंकि आवाम को पानी पीना है, साफ़ पानी होता है, लेकिन वो फिल्टर वाटर कहा जाता है उसको। एक गिलास वो 50 पैसे से 1 रुपए का पड़ता है, जबकि ब्रांडेड पानी जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो 500 ml की बोतल जो है 30 रुपए की मिलती है, यानी 15 रुपए का एक गिलास। तो इस वक्त जो कारोबार है ये इतना बड़ा कारोबार हो गया है, तो शहर की बात करें तो यौमिया करोड़ों रुपए का पानी खरीदने पे मजबूर हैं। एक जो मिडिल क्लास भी है वो हज़ारों रुपए खर्च करता है, क्योंकि वो 20 लीटर का केन लेता है। 4 या 5 फैमिली मेंबर भी हों तो आपको वीकली जो है 4 या 5 बोतल की ज़रूरत होती है, तो महीने की आप लगा लें। अब अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें तो 11 बरसों में कोई भी पानी का सिस्टम की बेहतरी के लिए काम नहीं किया गया। एक K4 मनसूबा है जो वफाक के साथ सिंध हुकूमत ने शुरू किया था, 2008 में बात की गई थी, 2 साल पहले शुरू हुआ है, अब कहा जा रहा है मज़ीद 2 साल लगेंगे। वो भी 12 अरब रुपए का मंसूबा था, वो 28 अरब पे पहुंच गया। उसके साथ अब पावर और दीगर मिला के जो हमने खबर दी थी 72 बिलियन रुपीस का वो प्रोजेक्ट हो गया, और अभी भी अगले 2 साल तक पानी का मसला सॉल्व होते हुए दिखाई दे। ये मसला है। बिल्कुल, मैं दोबारा जाऊंगा अरशद अब्बासी आपकी तरफ। मुझे बताइएगा कि ये अक्सर कहा जाता है, सोशल मीडिया पर भी आता है, अदरवाइज भी रिपोर्ट होता है कि भारत ने या तो पानी रोक दिया या तो पानी छोड़ दिया। इस खबर में कितनी हकीकत होती है ये, और साथ ही ये भी बता दीजिएगा, अक्सर ये भी सुनने में आता है कि सोशल मीडिया पर भी कि अगर डैम बनेंगे अपर एरियाज में तो पता नहीं नीचे पानी जो है वो भी खत्म हो जाएगा, यहाँ का मसला बढ़ जाएगा। ये इसके हवाले से भी जरा क्लियर कीजिएगा। देखिए, अभी तक इंडिया के पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं आई, यानी चनाब, झेलम और इंडस में कोई ऐसा डैम नहीं बना कि जिससे वो पानी को डाइवर्ट कर सके, सही पानी को किसी और इस्तेमाल में ला सके। हाँ, अलबत्ता एक प्रपोजल उनके पास है कि दरिया चनाब को दरिया ब्यास के साथ वो लिंक करने के लिए एक मास्टर प्लान उनके पास है, लेकिन इसके लिए एक मैं बात करना चाहूँगा, जैसे आपके रिपोर्टर ने बात की कि कराची में क्या हाल है, मैं भी अक्सर कराची जाता रहता हूँ।
इशू पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर मैनेजर्स का है। हमारे पास अच्छी वाटर मैनेजर नहीं है, ये एक हकीकत है। अब देखिए कराची हो या इस्लामाबाद हो, पानी की किल्लत जितनी वहाँ पे इतनी यहाँ पे। उसकी वजह क्या है कि पूरी दुनिया में वाटर मीटरिंग है, लेकिन यहाँ वाटर मीटरिंग न कराची में न लाहौर में, पाकिस्तान किसी शहर में नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि 1947 से पहले कराची, लाहौर और इवन मरी तक वाटर मीटरिंग थी। 50 लीटर तक, जैसे मैंने अर्ज किया कि यूनाइटेड नेशन का एक मैंडेट है या वो एक स्लोगन है, वो एक बंदे को फ्री मिलना चाहिए। लेकिन बाकी जो है, जिस तरह गैस के स्लैब्स हैं या जिस तरह बिजली के स्लैब है, उस हिसाब से पानी चार्ज होना चाहिए। जैसे इस्लामाबाद है, आपको हैरानगी होगी कि ये एक सदर मकाम है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी रहता है, चीफ जस्टिस साहब भी रहते हैं। एक स्विमिंग पूल जिस बंदे के पास है उसका भी बिल इतना ही है, और जिसके पास 5 मरले का है मकान उसका भी बिल, पानी का बिल एक ही है। अब आप देखें, क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता होगा कि जिस घर में इस्लामाबाद में या लाहौर में स्विमिंग पूल है उसका बिल भी एक ही चार्ज करे, फ्लैट रेट, यानी 200 या 300 जाके ना ये भी एक इशू है, जिसके पास पानी मिलता ही नहीं है। सही, ये एक बात। दूसरी बात, जिस तरह आपने कराची की बात की कि K4, अब आप देखिए कि ये मंसूबे जितने अक्सर बनते हैं, हमारे पास इतने अच्छे मैनेजर नहीं है कि उनको इम्प्लीमेंट कर सके। मुझे K4 का को थोड़ा सा पता है कि जो एस्टिमेट किया गया था या जो डिजाइन किया था, कभी भी ऑन ग्राउंड जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो पता लगता है नहीं, ये तो जी पाइप्स का डाया कुछ और था, डिजाइन कुछ और है। जैसे कराची की जितनी वाटर सप्लाईज है, आप देखिए स्कीम्स पहले बनती हैं, वाटर सप्लाई बाद में जाती है, लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि जो मसला है वो ज्यादा वाटर मैनेजमेंट का है, वाटर मैनेजर पाकिस्तान के पास नहीं है, इसलिए हम सफर कर रहे हैं। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे। और अशरफ खान, आपने भी डिटेल से बताया कि कराची का मसला है क्या, इसका सोल्यूशन आखिर कब होगा, जैसे K4 मंसूबे से मुतालिक आप बात कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। लेकिन घर में धोएं या सर्विस स्टेशन पर पानी बेतहाशा खर्च होता है, और तो है, बिल्कुल जिस हम जिक्र करते हैं ना इस्लामाबाद की, कि इस काम के लिए वहां पर अब पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, कई और शहरों में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन चले स्पेसिफिकली इस्लामाबाद में। अरहम खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है किरण के पानी के बगैर किस तरह गाड़ी साफ हो सकती है, भाप से। रिपोर्ट देखिए। अब गाड़ी धोने के लिए अंधाधुंध पानी मत बहाएं, नई स्टीम टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएं, वक्त और पानी दोनों बचाएं, क्योंकि ये सिर्फ माहौल दोस्त ही नहीं, कार दोस्त भी है। पानी के साथ करेंगे तो पानी का जो आर्सेनिक लेवल है वो गाड़ी को जो है ना डिस्ट्रॉय कर देगा। मंथ में एक दफा गाड़ी को स्टीम करवाएं इंस्टेड ऑफ डूइंग इट एवरी सेकंड डे और थर्ड डे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम भी इस्लामाबाद में पानी बचाने वाली इस टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी गाड़ी धुलवाने पहुँच गए। तरफ तो पानी की कमी हो रही है, दूसरी तरफ हम गैलनों के हिसाब से पानी जो है वो गाड़ियों के धोने पे लगा देते हैं। जो आपकी कार वॉश इंडस्ट्री है हमारे मुल्क में, उसको इस तरफ राग़िब करना चाहिए और हुकूमत करेगी ज़रूर। शहरी भी खुश हैं कि कार वॉश की ये टेक्नोलॉजी पानी की निस्बत इनकी गाड़ी को ज्यादा चमकाती है। 4 या 5 लीटर से मेरी गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट बैक टू फ्रेश गाड़ी हो जाती है। केमिकल यूज नहीं करते, कोई पेट्रोल यूज नहीं करते। पानी बचाने के अलावा इस टेक्नोलॉजी का दोहरा फायदा ये है कि गाड़ी की अंदरूनी सफाई भी अब मिनटों में मुमकिन है। पानी की बात हो रही है, पानी बचाने की बात हो रही है, तो सब्जे का जिक्र क्यों नहीं आएगा, दरख्त का जिक्र क्यों नहीं आएगा भाई? नहीं, दरख्त को भी पानी चाहिए। क्या दरख्त को पानी मिल रहा है, या दरख्त हमें पानी दे रहा है? पानी दे सकते दरख्त भला में किरण? ऑक्सीजन तो देता है। कुछ ऐसे दरख्त है, जरा देखिए तो सही। मैं इसकी तफसील भी बताती हूँ आपको। मोंटेनेग्रो का ये गाँव है जहाँ शहतूत का दरख्त है, और यहाँ बरसात के मौसम के बाद आबशार उगल पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि ये दरख्त जो है ना, ये आबशार है। यार ये दरख्त चाहिए भाई, कराची में भी पाकिस्तान में भी। अगर दरख्तों का ये सुनामी आ जाए तो क्या ही बात है। मकामी अफराद बहरहाल इससे मुतालिक कहते हैं कि 100 साल पुराना दरख्त है। किरण, एक यहाँ से अगर पाइपलाइन डाल लेना और हर जगह पानी प्रोवाइड करना, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। ठंडा शफाफ पानी, इसकी ये आबशार ज़बरदस्त है भाई। आगे तो बढ़ जाएंगे और फिर हम कुछ मजीद बता भी देंगे इस सिलसिले में। जो अगली खबर हमारे पास है, मेरे ख्याल से वो आलमी तहकीकाती इदारे से मुतालिक है। इसके मुताबिक ही कराची दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। सस्ता तरीन किरण, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि आपने कहीं ट्रैवल करना है तो चीप है। कराची आइट भी यही कहेंगे, यहाँ सस्ता है क्या भाई? लेकिन बहुत सस्ता है। देखिए, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, तो मैं यहाँ के देखता हूँ बहुत अच्छा खाना मिल जाता है, हर चीज बहुत अच्छी है। तनकीद अपनी जगह, पानी का मसला अपनी जगह, ट्रैफिक का मसला अपनी जगह, बट
इट्स ब्यूटीफुल सिटी, मज़ेदार यहाँ पे खाने हैं। और क्या कुछ हो रहा है जनाब इस रोशनियों के शहर में, ये तो हम आपको बताएंगे। कम खर्च में रिहाइश भी मिल जाती है और घर में घूमे फिरे सस्ते में मिल जाता है। एक सर्वे है बेसिकली, उससे पता चला है कि भाई कराची में ना खुराक, रिहायशी मकामात खासे सस्ते। यहाँ पर 1 किलो डबल रोटी की कीमत $1.40 है। कुछ इस तरह की रकूम के बारे में भी बताया गया है। तो ये सस्ता है कैसे, ये पता चल गया आपको। अब जरा आगे बढ़ के ना इसी बारे में ही बात कर लेते हैं। कराची वाकई सस्ता शहर है। कैसे है? 150 से ज़ायद मुल्कों में घूम चुके हैं सयाह और उनसे मिलने गए थे शुएब। क्या मुलाकात रही, क्या बातचीत रही। इन लोगों ने पैसे के ऊपर भी गुफ्तगू की, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कराची बड़े दिल वालों का शहर, खूबसूरत शहर। यहाँ का खाना है जबरदस्त और यहाँ पर जहाँ भी जाना हो बड़ा होता है आसान। कितना सस्ता ये शहर है, कितना खूबसूरत है, इस पर भी बात करेंगे। और ड्रू बेंस्की जो कि दुनिया भर घूमते रहे हैं, 162nd इनका ये स्टेट है जहाँ पर ये पहुँचे हैं। और कराची का ये विजिट कैसा रहा और उन्होंने कराची को कैसा पाया, कराची वालों को कैसा पाया, कराची का खाना कितना भाया, सब पर करेंगे बात। ड्रू बेंस्की, good afternoon. It was a pleasure meeting you. How was your trip so far? Assalamu alaikum. How you doing? I'm doing great. Trip has been great. We got here a couple days ago. We did so many things. We filmed everything, and it's been one of the best experiences so far that I've had. I would like to know about so many things. Like, let's start with the food. What you have experienced in food? So, of course, the biryani. Everybody tells me Pakistanis are so proud of their biryani, right? So I came here. Especially Karachiites are proud of it. Super spicy. So we went there. Some street vendor. We ate. It was really good. I had lassi many times. I had the other drink. What's that green ice cream soda that you have? That limca. Pakola or limca, all right. Milk, yeah. And lots of stuff, man. For breakfast, we just got these big plates of omelets and everything, so it's been really good. So you were okay with the spices because biryani is really spicy? Yeah, I live in Thailand. I've been living in Asia for 7 years, so I can deal with spice. But the food, yeah, it really is above and beyond, because I don't see many Pakistani restaurants abroad, mostly Indian or Persian, but not so much Pakistani. But when you come here, it's super tasty. And when you try food, not just biryani, but the traditional food of Karachi also, you know, includes halim and nihari. Haven't you tried that? Not yet, but tonight I'm going to have that for dinner. All right, tonight he'll be trying that. And what about that rickshaw ride you had it? Yeah, I took a rickshaw ride. We went on the buses. The buses are like, I've never seen anything that decorative, that, you know, energetic. It's like you want to ride them. They're like, hey, come ride me. So we did that, the tuk-tuks or the rickshaws, and it's fun. It's so cheap. I mean, cheap is a relative word, right? But as I've been to 162 countries, and this is probably the cheapest capital city, or it's not capital, cheapest big city that I've ever been to. I'm not saying that, but he's saying that this is the cheapest country, because recently it was reported Karachi is the 6th cheapest city of the world. I believe it, yeah. That's good. And you were shooting so many videos, and I guess you were trying to enjoy as much as you can in $10. What you have done in that $10? Man. We did a lot of stuff. So we talked about the biryani, the lassi, the hair. I got a haircut today for like 100 rupees. I got a massage. Last night we were in the hipster district just drinking some chai, and then some guy just gives you a massage, and it was like 100 rupees. Like, so that was a guy who was on the street, and you have experienced that massage. Yeah, how was that? Great, I loved it. And how much he charged? 100 rupees, which is like 70 cents or something. And where I'm from, in my country, it costs like $100 to get a massage. And you were not expecting that kind of head massage in just rupees 100, I mean 90 cents, isn't it? It's very cheap, and it felt really nice. So we've done so much stuff. It's been like almost a whirlwind, but it's And how about Karachiites? How is your experience with Karachiites? Their behavior, attitude towards you, like you've been talking to them? Yeah, they're very hospitable. I've been to India, I've been to Iran, I've been to some of the neighboring countries, so I kind of knew what to expect. But even knowing that, coming here has been above and beyond. It was nice meeting you. At last, I would like you to give some message to the people who are watching you that they should come to Pakistan, specifically Karachi, because Karachi is inviting everybody. Come, explore, enjoy. Everybody watching this, I really invite you to come to Karachi, Pakistan. It's an unbelievable city, very nice people, very tasty food, and I'm having an incredible time so far, and I cannot wait to see more. Thank you so much, Drew. It was nice meeting you. So, ड्रू ने तो बहुत एंजॉय कर लिया है. अगर आप आना चाहते हैं कराची, यानी बाहर से आना चाहते हैं कराची, तो आप आइए. कराची हम तो बार बार कहते हैं बड़े दिल वालों का शहर है, और क्योंकि 6th cheapest सिटी है,
और चीपेस्ट से मुराद ये नहीं है कि कुछ सब स्टैंडर्ड मिल रहा है। आए एंजॉय करें, कराची इज ओपन फॉर एवरीवन। यही करते हैं शोएब हमेशा, कभी किसी के पास घूमने चले जाते हैं, कभी कहीं खाना खाने चले जाते हैं, कभी किसी बुटीक चले जाते हैं, कभी साहिलों पे चले जाते हैं, यहाँ से दिल नहीं भरता, सहराओं में चले जाते हैं। अब कहाँ चले गए? अब शिकवा ही करती रहेंगी यार, अब शिकवा करती है। मैं फिर कहीं जाने लगा था लेकिन रुक गया। इतना लंबा कद, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को एक लंबे कद का फास्ट बॉलर मिल सकता है, ग्रीन कैप इनको मिल सकती है क्योंकि ही इज डूइंग वेरी गुड। मीरपुर खास के ये 6 फुट 6 इंच के आसिम अली, नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर ने इनको तलब किया है। लंबा कद है, तेज रफ्तार बॉलिंग करते हैं। आप बैठ जाए यार, बहुत बहुत लंबा कद है, मुझे अपना बहुत छोटा लग रहा है। अच्छा, मैं पूछने वाली थी कौन है भाई, आप हमारे स्टूडियो को चैलेंज दे रहे हैं, कौन है? लेकिन देखें भाई, इम्कानात बहुत हैं। अच्छा, आपके साथ ही तशरीफ फरमा है इकबाल इमाम साहब, पीसीबी के रीजनल हेड कोच हैं आप कराची से, और आप ये कहाँ मिले, कैसे मिले, वाकया सारा क्या था, पहले आप बताएं, फिर मैं इनसे बातें करूंगी, पूछूंगी खाते क्या है। देखिए, लास्ट ईयर हमारा एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट का जो सिलेक्शन हो रही थी, तो उसमें मैं मीरपुर खास गया था। तो अंडर 19 में ये बॉल कर रहे थे, तो मैंने इनको वहाँ देखा, इनकी हाइट देखी और इनकी एक्शन वगैरह देखा, तो वो अच्छा लगा और इनकी पेस भी अच्छी थी। और उस वक्त ये 16 साल के थे, 1 साल पहले। तो बच्चे में बहुत बात है। हाँ, वो बिल्कुल बहुत अच्छी थी, इनकी बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी। तो लाजो से मैं काफ़ी अर्से से हैदराबाद रीजन है उसका हेड कोच रहा था, तो मुझे एक फास्ट बॉलर अच्छा चाहिए था। तो मैंने इनको देखा और इनको वहाँ से सिलेक्ट किया। सही। और मोहम्मद इरफान के बाद आप दूसरे हैं जो जिनकी इतनी अच्छी माशाल्लाह हाइट है, तो ये कितनी मददगार होती है फास्ट बॉलिंग के लिए, आपको खुद क्या लगता है? जी, बहुत मददगार होती है, क्योंकि अचानक से बॉल आगे से उठ जाता है तो बैट्समैन को भी लगने का खतरा होता है, बैट्समैन भी डरते हैं, जैसे मोहम्मद इरफान से विराट कोहली तक डरते हैं सब। तो आप वैसे रिक्शे में बैठना पड़े तो बैठ जाते हैं? मतलब पूछने ये लगा था कैसे कभी हुआ इत्तेफाक? कराची में अक्सर बैठना पड़ भी जाता है। जी, बैठना पड़ता है रिक्शे में। आ जाते हैं आप रिक्शे में, ड्राइवर को देखें तुम साइड में हटो, मुझे पैर फंसाने अपने रखना है थोड़ा आके। मुझे लगता है ये तो अगर एरोप्लेन में जाएंगे तो भी बैठ नहीं पाएंगे, किसी छोटी गाड़ी में भी मुश्किल ही है, बड़ी लंबी टांगे। बल सर, आपने इनको तो ढूंढा, आपने वैसे और भी बहुत से गोहरे नायाब ढूंढे, शर्जील को भी आपने ही ढूंढा। असल में मैं लास्ट 12 ईयर से, जब से मैंने कोचिंग शुरू की क्रिकेट छोड़ के, तो मैं हैदराबाद रीजन में वहाँ कोचिंग कर रहा था। तो वहाँ से अंडर 19 में शर्जील खान आए थे, तो उनको वो कैप्टन हुए उसी साल। उसके बाद वो परफॉर्म करके पाकिस्तान तक खेले। फिर मैं लंबे लड़कों की तलाश में निकल गया। फिर लंबे, इनसे थोड़े से छोटे मोहम्मद हसनैन, जो अभी पाकिस्तान टीम में गए, थोड़े छोटे हैं वो तो। और उन्होंने फास्टेस्ट बॉल की PSL की 151 पे उन्होंने बॉल की, और वो भी इन्हीं के साथ लास्ट ईयर खेल रहे थे रीजनल अंडर 19। ओके। तो वो भी वहीं से आए, वो हमारे साथ 4 साल रहे रीजनल अंडर 19 में हमारे। और जो कोच हैं हमारे साथ अंडर 19 में कोच होते हैं ताहिर महमूद, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। फिर हमारे ट्रेनर होते हैं वहाँ पे, एक पूरा स्टाफ है PCB का, हर रीजन में दिया हुआ है। तो एक ट्रेनर होता है, फिजी होता है, तो उन सब ने उन पे भी वर्क किया। वो पाकिस्तान टीम में चलेगा, अब इन पे शुरू किया है। भाई ये टीम पाकिस्तान के काम भी आना है, कुछ घर के काम भी कर लेते हैं? कुछ होता है क्या मसला? ऊपर से सफाई कर दो, थोड़ा सा मम्मी का हाथ बटा दो, ऐसा होता है? मम्मा का हाथ बटा देते हैं, कभी पंखा साफ कर दिया, पंखा साफ कर दिया। मैं 3-4 और इकट्ठा करूंगी तो शायद मेरा हाथ जाए, इस मारे मैंने पूछा। तो ये बताएं, ये घर में सबसे ज्यादा खाना आप ही तो नहीं खा जाते कहीं? हाँ, ऐसा ही होता है जी। क्या डाइट, नाश्ता क्या करते हैं? नाश्ते में बॉयल अंडे। कितने? 2। ओके, ठीक है। और फ्रूट, और दूध, पराठे, चाय। पराठे कह के तबीयत खुश कर दी आपने, जबरदस्त। अच्छा, वैसे कितनी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द ग्रीन कैप मिल जाए, क्योंकि कोशिश तो कुछ हो रही है, बहरहाल कुछ कॉन्टेक्ट्स भी हुए हैं। अभी तो स्टार्ट किया है इंशाल्लाह, पहले पाकिस्तान अंडर 19 के लिए इस साल ही इंशाल्लाह, और 2 साल तक इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रीन कैप ले। 2 साल में? कितना प्रैक्टिस करते हैं? जी, 3 से 4 घंटे। ओके। और इस दरमियान ये ख्याल भी आता है कि मुझे बिल्कुल हॉलीवुड के हीरो के जैसे दिखना है, या मैं जिम जाऊंगा और मैं ऐसे करके तो अपनी बॉडी बनाऊंगा, ये वाले भी ख्याल है? कुछ ऐसा शौक है? कुछ ऐसा शौक है, पर पहले क्रिकेट। कौन सा हीरो बनना था वैसे? और क्रिकेट में आपका हीरो कौन है? वकार भाई। अच्छा। एक लास्टली मुझे इकबाल साहब आप बता दें कि आपको क्या लगता है, इनका टैलेंट देखते हुए, इन पर जो मेहनत की जा रही है, खुद जो मेहनत कर रहे हैं, 2 साल का अर्सा उन्होंने कहा, आपको लगता है इस साल में ये पहुंच जाएंगे उस मकाम तक? देखें, फास्ट बॉलर, क्रिकेट में फास्ट बॉलर एक ऐसा है कि जो बहुत जल्दी टीम में आ सकता है। ठीक है, अब इनकी मेहनत है, और क्योंकि इनको एक एडवांटेज इनकी हाइट का है,
सही। और इनका हाइट की वजह से जो इनका बॉल है वो बाउंसी होता है, जो बैट्समैन के लिए मुश्किल होती है। सही। तो मैं जो और हमारे जो साथ जो और हमारी जो टीम है कि एक बॉलर को बनाने के लिए पूरे पीछे एक पूरी टीम होती है। जो पहले हमने इन पे रनअप से इनके काम किया, क्योंकि जब शुरू में आए थे, जब अब बॉलर आता है तो उन्हें ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती, वो बस आके ये बॉल कर रहे थे। फिर इनका रनअप इनका रिदम में लाए, फिर इनका एक्शन पे काम किया और अभी भी तरक्याती काम जारी है। विश यू ऑल द बेस्ट। जबरदस्त जबरदस्त। तो अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आसिम और इकबाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। और अभी हमें क्विकली ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आप जान पाएंगे वो कहानी किस तरह से हमने भारतीय दोस्त को भगाया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात कराएंगे पानियों के महाफिज से। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट उमर डार और साथ साथ लेफ्टिनेंट तस्नीम नाज। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और आज नया दिन का आप हिस्सा बने, हमारे मेहमान बने। और आपसे हमने ये बात तो वैसे पर्सनल लाइफ के हवाले से भी करनी है। सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं, इतना फ्रेश कैसे रखते हैं, इतना यूनिफॉर्म मेंटेन कैसे रहता है। लेकिन पहले क्योंकि करंट एस्केलेशन पर बात हमें करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सी बात सोशल मीडिया पर भी हो रही है। और क्योंकि दो कंट्रीज एट वॉर फ्रंट हैं, पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम रहा है। भगाई थी सबमरीन दोबारा, पहली बार भी नहीं, दोबारा। तो उसका तज़किरा सबसे पहले कर लेते हैं। आप मरीन्स पे ही होते हैं? जी बिल्कुल, मैं सबमरीन स्क्वाड्रन से ही मेरा ताल्लुक़ है। और इस हवाले से अभी रिसेंटली भारत की सबमरीन को हमारे पाकिस्तान नेवी के यूनिट्स ने उसको डिटेक्ट किया और उसे अपने पानियों में दाखिल होने से जो है बिल्कुल उसे रोका और उनकी इस डिप्लॉयमेंट को जो है नाकाम बनाया। और इस सिनेरियो में इस चीज़ को हाईलाइट करना इनके मकासद को जो है नाकाम बनाने के बिल्कुल आए। कोशिश उन्होंने बहुत करने की, बहुत कुछ करने के बारे में सोच कर आए थे, करने आपने कुछ नहीं दिया ना। भाग जाओ जाओ जाओ, वापस जाओ, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और एक सबमरीन के लिए बेसिकली डिटेक्ट होना जो है उसकी सबसे बड़ी नाकामी होती है, क्योंकि बाय नेचर ऑफ इट्स रोल इसको इनविजिबल रहना चाहिए। और जहाँ पर वो डिटेक्ट हो गई, इट्स गेम ओवर फॉर अ सबमरीन। कोई अभिनंदन आप लोगों को नहीं मिला फिर? इन्होंने उससे पहले भगा दिया। अनफॉर्चुनेटली उन्हें हमने मौका ही नहीं दिया इस तरह। कुछ चाय आप भी पिला देते हो, उनको चले जाओ। अच्छा, थोड़ा समझना चाहेंगे हम आपसे, जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं इस पे हमारी हुदूद क्या होती हैं? टेरिटोरियल वाटर यानी उसके बाद इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या इसमें हमारे राइट्स होते हैं? और कहाँ पर कोई सबमरीन या शिप आ जाए और कौन सी मूवमेंट अलाउड होती है, कौन सी डिसअलाउ होती है? जो टेरिटोरियल वाटर्स का आपने जिक्र किया, वो हमारी किसी भी मुल्क की कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है उसके टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं। राइट। और उसके बियॉन्ड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स जो है कंटेजियस जोन होता है। और EEZ पाकिस्तान का 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो कोस्ट लाइन से एक्सटेंडेड है। इस जोन में वैसे क्या होता है? इस जोन में बेसिकली जो कंट्री है वो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो क्लेम कर सकता है। फिशरी हो गई, ऑयल अगर वहाँ पे डिस्कवर होता है, तमाम जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पे उस कंट्री का क्लेम होता है। और वो किसी भी और नेशन को जो है वहाँ से उस जो ज़राए हैं वहाँ से उनको वहाँ से प्रोहिबिट कर सकता है। उस पे उसका उसी कंट्री का क्लेम होता है। वहाँ से कोई शिप, कोई सबमरीन गुजर सकती है किसी और मुल्क की? बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो इंटरनेशनल सीज होते हैं। और उसमें से पैसेज लिया जा सकता है। पैसेज लिया जा सकता है। तो ये सबमरीन ने जो कोशिश की थी, क्या पता पैसेज ले सांस लेने आई हो बाहर? नहीं, सबमरीन जो है अगर किसी भी दूसरे मुल्क में ट्रांजिट करती है, इफ इट इज़ एन अप्रूव्ड ट्रांजिट, तो वो प्रायर उसकी डिप्लोमेटिक क्लियरेंस होती है और दैट हैज़ टू बी ऑन द सरफेस। ओके। लेकिन अगर सबमरीन जो है वो डाइव पर है और किसी मुल्क के पानियों से इतना करीब है, तो उसे उसके मकासद का जो है वो अंदाज़ा होता है। तो हमारी सरहदों पर होंगे, हमारे पानियों के आसपास आएंगे तो लग पता जाएगा। ये हमने बिल्कुल। और हमारी नेवी अल्हम्दुलिल्लाह जो है फुली कैपेबल है और हमारी कड़ी निगाह है दुश्मन के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक दफ़ा पहले भी उन्होंने इनज़ाइम की कोशिश की, हमने नाकाम बनाया। और इस दफ़ा फिर उन्होंने जो है ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की, जिसको हमने दोबारा नाकाम बनाया। ढिठाई कहते हैं ना उन लोगों की, है ना? इसको जो है और आगे जाके भी बहुत कुछ कह सकते हैं, बेशर्मी भी कह सकते हैं। बिल्कुल। क्या कह रहे थे बताइए? इसको हमने जो है सेकंड टाइम दुश्मन ने फिर जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की, जिसको हमने नाकाम बनाया। और दिस इज़ अ मैसेज व्हिच इज़ क्लियर टू द एनिमी नाउ कि वी आर अवेक एंड वी आर वॉचिंग आवर वाटर्स एंड डू नॉट ट्राई टू मेस विद अस। अच्छा, हमने ये ना बहुत बड़े दिल का मुजाहरा भी किया। ऐसा भी हमने सुना था कि हम तो ना टारगेट भी कर सकते थे, फिर हमने कहा नहीं नहीं भाई जाओ,
हम तुम्हें जाने हमारे टारगेट पर बहरहाल थी। हाँ, हमारे टारगेट पर भी थी। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया कि सबमरीन अगर एक दफ़ा डिटेक्ट हो जाती है तो देन इट इज़ वेरी इजी टू एंगेज इट। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान नेवी जो है वो एक ज़िम्मेदार फ़ौज है और हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं और हम अपने हुकूमत के अमन के इस एफर्ट को जो है वो सराहते हुए हमने उसको जाने दिया और अपने पानियों से क्लियर कर दिया। अच्छा, अब जरा ना मुझे बिल्कुल ना मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म जो है ना मैं देख रही हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसे ही समझाइए पूरा वाक़या ना। रीएनैक्टमेंट। यस, क्या हुआ कैसे हुआ, ये सारी बातें। उसको डेफिनेटली जो है वो एक मकासद अपने जो भी इनके हॉस्टाइल थे वो उसके तहत जो है वो हमारे पानियों में उन्होंने आने की कोशिश की, जिसको हमारी बहरिया ने बर वक्त जो है वो कार्रवाई करके उसे। ये सारी गुफ्तगू चलती रहेगी मेहमानों के साथ में, लेकिन इस वक्त मलेशियन वजीर आज़म महातिर मोहम्मद इनके एजाज में इस्तकबालिया दिया जा रहा है और देखिए तो सही कितनी शान से दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। बड़े मेहमान का ये बड़ा दौरा है, महातिर मोहम्मद। 3 रोज़ा दौरा है, 3 रोज़ा दौरा है और अभी गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें पेश किया था। अभी वो एक परेड का जो मुआयना होता है, बेसिकली एक SOP है, वो इस वक्त यहाँ पर जारी है। मलेशियन वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद जो कि कुछ देर पहले वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे थे, उसके मनाजिर इस वक्त आप समा की टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये एक अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है। इस दौरे से मुतालिक अगर हम कुछ जिक्र कर लें तो एक्सपेक्टेड है कि करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी होगी, क्योंकि सरमायाकार भी साथ हैं और पाकिस्तान के मुशीर तिजारत ने इस मामले में ये जिक्र किया था कि मलेशियन सरमायाकार आए हैं।
नाज़रीन, इस वक्त ये मनाज़िर आप बराह रास्त देख रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद पाकिस्तान से, जहाँ पर 23 मार्च की परेड का भी मुआयना करेंगे ये, और पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ भी महातीर मोहम्मद को दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल बड़े दिल से किया है और आज भी ऐसा ही हुआ है। और इस वक्त फेडरल कैबिनेट से मुलाकात करवा रहे हैं इमरान खान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इस वक्त महातीर मोहम्मद की मुलाकात करा रहे हैं और ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। एक अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है सरमायाकारी से मुताल्लिक़ भी, और 23 मार्च की परेड यानी यौम पाकिस्तान की मरकज़ी तकरीब, ये मरकज़ी परेड जो कि होगी इस्लामाबाद में, इसके मेहमान खुसूसी हैं महातीर मोहम्मद। और किरण, याद आ जाता है यहाँ पर जब इमरान खान ने विज़िट किया था मलेशिया का और महातीर मोहम्मद की अहल ने इस तरह कहा था कैन आई होल्ड योर हैंड, तो आज नज़र आ रहा है कि मलेशिया ने पाकिस्तान का हाथ थामा है, क्योंकि जिस तरह सरमायाकारी एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, तो उस सिलसिले में हम ये कह सकते हैं कि दोस्त ममालिक की तरफ जो हम देखते हैं तो दोस्त ममालिक से हमें बहुत अच्छा जेस्चर मिलता है। और महातीर मोहम्मद यहाँ पर यौम पाकिस्तान की तकरीब के सिलसिले में आए मैं एज मेहमान खुसूसी। और मैं बता दूं कि यहाँ वेलकम करने के लिए कौन कौन था। तो भाई इनको वेलकम करने के लिए यहाँ जो लोग प्रेजेंट थे उनमें प्लानिंग, डेवलपमेंट और रिफॉर्म मिनिस्टर मखदूम खुसरो बख्तियार थे, जबकि मलेशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मरजुकी याहिया, इसके अलावा मलेशियन फॉरेन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद शहरुल इकराम याकूब, और इनके अलावा इनके साथ साथ जो मलेशियन हुकाम हैं उनमें मलेशियन हाई कमिश्नर पाकिस्तान के लिए इकराम मोहम्मद इब्राहिम, ये भी इस मौके पर, यानी हम तो हैं ही, जो मलेशियन हुकाम है वो भी वेलकम के लिए यहाँ मौजूद थे। और मूड देखिए, एटीट्यूड देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। और अभी किरण पौधा लगाया उन्होंने, पौधा लगाने के बाद जब गए तो थोड़ा सा पैर उनका अटका था वहाँ पर, तो ये रेड कार्पेट, कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए आगे बढ़े, थोड़ी अड़चन तो आती है, कोई बात। और बिल्कुल इस वक्त इमरान खान साथ उन्हें कुछ एक्सप्लेन भी चीज़ें करते चले जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म हाउस में ये लोग इस वक्त मौजूद। अच्छा, ये जो वॉक होती है ना, ये तो दिलचस्प होती है। साथ में ये जो मीडिया नुमाइंदे होते हैं, जो कैमरा पर्सन होते हैं ना, इनकी जो भाग दौड़ होती है ना, लोगों का इंटरेस्ट इसमें भी बहुत होता है। मुझे तो हमेशा दिलचस्प लगता है। और किरण, जिस तरह वो डिफरेंट जगह पे कैमरा प्लेस होता है ताकि हर एंगल दिखाया जा सके, मूवमेंट, गुफ्तगू, बॉडी लैंग्वेज, और कहीं पर कोशिश करते हैं कोई कैप्चर ही हो जाए कि बात क्या हो रही है। आप जा रहे होंगे खरामा, हमको तो जल्दी चलना पड़ेगा और सारे मामले को कवर करना पड़ेगा। मौसम अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ का आज। कराची में तो ठंड है, गर्मी थी, बहुत तेज धूप थी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ठंडी हवाएं होंगी। इस्लामाबाद का मौसम है, अच्छा मौसम मोस्टली यहाँ पर रहता है, और इस वक्त भी मौसम खुशगवार लग रहा है। जब इतना अच्छा दौरा हो तो मौसम यूँ भी खुशगवार है। इट्स वेरी ग्रीन बाय द वे PM हाउस, और वैसे इस्लामाबाद जनरली भी बहुत ग्रीन है, तो पौधा भी लगाया, ये भी बड़ा अच्छा जेस्चर गया। जब भी कोई मेहमान इस तरह आता है तो ये इस तरह पौधा लगाया जाता है, ये एक ट्रेडिशन है। और जा चुके हैं वो अंदर, और आज अगर मुलाकातों के हवाले से हम जिक्र कर लें, क्योंकि उनके तकरीब जो है, मैं नजर आ रही हूँ आप नजर आ रही हैं, मैं नजर आ रही हूँ इस वक्त। मैं तो इस्तकबाल दिखा रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद आगे बढ़कर मलेशियन वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, और हमारे प्यारे मेहमान हमारे दरमियान है। तो अब जो है ना, ये 3 रोज़ा ये दौरा है, और इस 3 रोज़ा दौरे में बहुत सारी बातें होनी हैं, बहुत सारे MOUs हैं कि जिन पर साइन होना है। और ये हम जिन मेहमानों से इससे पहले बात कर रहे थे ना, मैं चाहती हूँ हम उन मेहमानों की गुफ्तगू अपने कारनामे के साथ आपको छोड़े जाए। ओके, और मैं जानना ही चाह रहा था कि जिस तरह दिल तो करता है दुश्मन की हदूद में जाएं, लेकिन बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जैसे सरक्रीक है, वो एरियाज़ भी हैं जहाँ पर अगर हमारे माहीगीर गलती से चले जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं और बरसों उनके जेलों में रहते हैं। वहाँ की क्या सूरत है उस पर बात नहीं कर सकते हम अभी, क्योंकि और टॉपिक डाइवर्स हो जाएगा। जब हमारे जो नेवी है वो देखती है कोई वहाँ से वायलेशन हो रही है, कोई भारतीय माहीगीर भी वहाँ से आ गया कोई माहीगीर या कोई मछलियाँ पकड़ते हम उन्हें भी सिग्नल देते हैं वापस चले जाओ, या पकड़ लेते हैं? समझाते तो हैं कि वापस चले जाओ, और ज़्यादा प्यार से बहुत प्यार से समझाते हैं। जब सबमरीन को समझाया है तो उनको तो और अच्छे से समझाना। वाह, जबरदस्त। और मैं ये देख रहा हूँ किरण, इतना इत्मीनान, इतने इत्मीनान से पहले बहुत सीरियसनेस भी लग रही थी। कोई लाइटर साइड नहीं है आप लोगों में? कोई हंसी मजाक नहीं होता? सिर्फ हंस के दिखा दिया। बिल्कुल। वो खांस के दिखा दिया। एक कदम आगे।
नहीं वैसे क्या कोई इसके अलावा क्या मसरूफियात होती हैं सीरियसनेस के अलावा, मैं तो कहूँगा इसको अदर देन मतलब जब हम घर पे होते हैं तो बिल्कुल आम जैसे शहरी की ज़िंदगी हमारी भी उसी तरह से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर जाते हैं घूमते फिरने के लिए और खाने पीने का शौक़ होता है। उस तरह से हम हर जो है वो बहुत ज़्यादा पकाना भी होता है, लेकिन खाते भी हैं, हंसते भी हैं। जैसे आप लोग रहते हैं वैसे ही हम लोग रहते हैं। टॉप 3 डिशेस बता देना फेवरेट, ऐसी पूछो अगर बता सके तो। मटन कढ़ाई, सीख कबाब और सब्जी। मीट लवर, मीट लवर। और आप ऐसा करें नहीं खाना नहीं आप सिंगिंग पे आ जाएं। फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर नॉट स्पेसिफिकली बट म्यूज़िक बिल्कुल फारिग टाइम में जो है हर तरह का जो है टाइम मिलता है आपको? फारिग टाइम जब मिले छुट्टी पे ऑफ टाइमिंग्स में म्यूज़िक बिल्कुल सुनते हैं और हर तरह का जो है म्यूज़िक जो है उसमें स्लो सैड मूड के हिसाब से जो है वो हर तरह का जो है वो। सिंगर का है इसमें कौन सा सिंगर पसंद है? सिंगर स्पेसिफिकली हर सिंगर का हर गाना भी जो है वो हिट नहीं होता है, बट जो अच्छे सॉन्ग्स होते हैं वो जो है वो सुनते हैं। अच्छा मुझे सबसे अच्छी ना इनकी किरण यूनिफॉर्म में ये जो फ्लैग लगा होता है ना, फ्लैग की एक बड़ी जाहिर बात है बड़ी मोहब्बत है हमें ग्रीन फ्लैग से। उमर की एक स्टोरी भी है फ्लैग से मुतालिक जो कि अभी हमें खुद सुनाएंगे। एक है स्टोरी जो कि हमें बताएंगे ये उमर आप भी बताएंगे। उमर की माशाल्लाह बेटी है, शी इज 6 months old। जी 7 months old। 7 months old। शी इज 7 months old और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 14 अगस्त है। वाओ। और इट वाज अ वेरी नाइस कोइंसिडेंस और इसको प्रीएम्प्ट भी हम कर रहे थे एंड आई हैड केप्ट अ फ्लैग मेरे पास था। और जब वो पैदा हुई तो इत्तेफाक की बात मजीद ये है कि उस वक्त टाइम भी 14 था। 14 एग्जैक्टली और मतलब इससे मेरे लिए कोई और अच्छी बात हो नहीं सकती थी। इतनी आइडियल डेट पे आइडियल टाइम पे जो है मेरी बेटी की पैदाइश हुई और उसको मैंने आते साथ जो है वो फ्लैग में ही उसको रिसीव किया और एक बहुत जो है वो टचिंग मोमेंट था मेरे लिए स्पेसिफिकली बीइंग अ पार्ट ऑफ फोर्सेस एज वेल। और बचपन से जो है मुझे फोर्सेस में इंटरेस्ट भी रहा है और शौक था मेरा। यानी कोई पिंक टॉवल में नहीं, कोई ब्लू टॉवल में नहीं, ग्रीन फ्लैग हमारा फ्लैग, प्यारा फ्लैग, इससे मोहब्बत है और फिर क्या खूबसूरत काम। मुझे तो बहुत प्यारा लगा ना ये लेकिन आप बताएं ज़रा मुझे इन्होंने तो ये बताया अभी बताया आपको बचपन से नेवी में ही जाना था, यही करना था। मेरा वाकई में कुछ ऐसा सीन था क्योंकि वालिद साहब और पापा जो हैं मेरे वालिद साहब और जो भाई हैं वो आर्मी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो शुरू से एक था कि भाई मैंने भी जाना है, मैं फीमेल हूँ तो क्या हुआ, मैंने भी पहननी है। और जब नेवी ने मौका दिया, घर वालों का सपोर्ट रहा, थोड़ी सी मेहनत खुद की तो अल्लाह ताला के करम से आज दिल पे हाथ रखे गएगा। थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर इतनी टफ ट्रेनिंग है, इतनी टफ ट्रेनिंग है, कह रही है कि थोड़ी सी मेहनत। मैं तो 2-3 चीजें देखी मैं घबरा गई थी। अच्छा ये वाली ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि हम लोग अकेडमी विजिट करके आए थे, 3-4-5 दिन गए वहाँ पे। जितना कुछ वहाँ पर होता है थोड़ा बहुत मैंने किया भी था, लेकिन हमें देखा था कि वहाँ पे कितनी टफ ट्रेनिंग है। मेरे तो सारे सनब्लॉक फेल हो गए थे। मेरे साथ तो ये हुआ था। तो कभी आपको नहीं लगा कि ट्रेनिंग इतनी सारी कर रही हूँ और ये करी वो करी, मेरा रंग कहाँ चला जाएगा इस सब के बाद में? नहीं, कोई गोरेपन का कोई शौक नहीं था। वो सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला, कभी टाइम ही नहीं मिला कि क्या हमारी स्किन है, क्या हमारा मेकअप है, हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। जब हम वहाँ पर होते हैं उस पोस्चर में, उस यूनिफॉर्म में, वी आर ऑल वन, तो वो फिर सब एक ही सफ में महमूद और अयाज सारे बराबर खड़े हुए होते हैं। क्या बात है, क्या बात। मैं ज़रूर चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा एक मैसेज, अगर हम यौम पाकिस्तान के हवाले से जब बात करते हैं, आपका क्या ख्याल है इस मामले में जो आपको लगता है कि यार ये कमी है इदारों में, ये खामी है हमारी आवाम में, जिसे दूर होना चाहिए अगर हमें कायद का पाकिस्तान बनाना है? तस्नीम पहले आप। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो कामयाबी की राह पे गामजन हो चुका है और हमने दुनिया को साबित किया है कि हम लोग एक बहुत बहादुर कौम है। तो हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमने अभी रिसेंट जो हमारे सिचुएशंस हुई है, क्रॉस बॉर्डर सिचुएशंस हुई है, हमने साबित किया है कि वी आर वन यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग वन यूनिट कंट्री भी हैं, हम लोग एक नेशन, एक होल है। जितने भी डिफरेंसेस हैं सबको अलग करके हम एक हैं। तो हमें इसी इस्तेहकाम और इसी यूनिटी की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वी विल प्रूव आवरसेल्फ इन कमिंग फ्यूचर वेरी सून। और आप इस सिलसिले में इसी बात को जो है मैं आगे बढ़ाते हुए ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारा कंट्री जो है वो तरक्की की तरफ अभी
गामजन है और इसमें हर इंडिविजुअल का जो है वो बहुत अहम किरदार है, क्योंकि तब्दीली जो है वो आपसे है। अगर आप अपने आप को जो है वो ठीक करना शुरू करेंगे और एफर्ट ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होगी तो इसमें बहुत जल्दी कंट्रीब्यूशन आएगा और इसमें हम बहुत तेज़ी देखेंगे इंशाल्लाह। और हमारी जो गवर्नमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वी आर इंटरनेशनली बहुत हमारा इमेज इम्प्रूव हुआ है। पिछले जो बहुत एक लंबा दहशतगर्दी की जंग हमने फेस की, बहुत हमने इसमें नुकसान उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा मुल्क जो है वो सेफ़ है और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस। और इंशाल्लाह जो आज से 1940 में कायद-ए-आज़म ने जो एक विज़न हमारे लिए जो है सोचा था, हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह वेरी सून उस मकाम तक और उससे आगे भी इंशाल्लाह लेके ज़रूर जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थे, आप हमारे साथ थी और ये वाकई आज वाकई नया दिन बड़ा खूबसूरत लगा। तो बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। आप सिर्फ यही नहीं है कि आपका हमारा साथ यहाँ तक था, हम इन्हें दोबारा भी बुलाते रहेंगे और ये प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें समुंदरों के बादशाहों ने हमसे की आपको सामने आपके लाते रहेंगे, ताकि इनका मैसेज दुश्मन को भी जाता रहे। ये मैसेज बार बार जाना बहुत ज़रूरी है। खैर, जब हम इनसे बात करते तो आखिरी बात बड़ी प्यारी थी, पाकिस्तान जो कि प्रोग्रेस कर रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का हर रास्ता अपनी मंजिल की तरफ जाता है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की तरफ। और हम जिद्दोजहद जुस्तजू जारी रखेंगे ताकि पाकिस्तान कामयाब तर बने। तो पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग। आपसे होगी मुलाकात अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।